शानदार मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में आज फिर से कारोबार और कुछ बड़े अहम लेवल के बेहद करीब ट्रेड करते हुए बाजार, और अगर यही लेवल पर हो जाए बंद तो फिर कुछ और इंटरेस्टिंग और बड़े लेवल आने की है तैयारी। आखिरी 1.5 घंटा इस लिहाज से रहेगा बेहद अहम, बेहद इंटरेस्टिंग भी। आइए, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। आज पूरा ही दिन एक्शन पैक्ड रहा है। हैट्रिक ग्लोबल मार्केट्स में तेजी की, हमारे बाजार भी आपको लगातार चौथे दिन अच्छे मूड माहौल में दिख रहे हैं। क्या यहाँ से तेजी और बढ़ेगी? मिड वीक सेशन है और कल की वीकली एक्सपायरी से पहले क्या कुछ हो सकता है? बैंक निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी आज है ही, इस पर भी हमारी नजर है। तो आइए समझेंगे अनिल जी से। पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है सर? बड़ी बात है यही है दीप कि सेंचुरी मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है इस वक्त और बैंक निफ्टी में 70 अंकों की है मजबूती। 44,400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं सेंसेक्स में 300 अंकों से ज़्यादा की मजबूती आपको दिखेगी। चौतरफा खरीदारी बाजार में आपको नजर आएगी, लेकिन इस खरीदारी के चलते सबसे रिकॉर्ड लेवल पर इस वक्त जो अगर कोई ट्रेड कर रहा है इंडेक्स, तो वो है रियल एस्टेट सेक्टर का। छोटे और मझोले शेयरों में शानदार तेजी बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन कल भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखे थे, ये 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ आज भी दोनों ही इंडेक्स 1% से ज़्यादा मजबूत आपको नजर आएंगे। यानी कि कहीं कोई थकावट और रुकावट के संकेत छोटे मझोले शेयरों में आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स सपाट है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, और यूरोप के बाजारों में भी मिला जुला सा कारोबार है। ये आपके लिए अब तक की बड़ी बातें इस वक्त आपको नजर आएंगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि आज बाजार में सबसे बढ़िया बात अगर दीप आप मुझे पूछे तो ये कि एक भी सेक्टर ऐसा रही है जो हरे निशान, लाल निशान में। सारे के सारे सेक्टर्स हरे निशान में नजर आ रहे हैं। ये बाजार के तेजी का मूड माहौल बताता है कि किस तरह के अच्छे मूड के साथ बाजार में तेजी होती हुई दिख रही है। यानी कि पूरी तरह से अच्छा माहौल है खरीदारी का, चौतरफा खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। बीएसई पर 2500 शेयर ऐसे हैं जो मजबूत है, 1360 शेयर कमज़ोर। वहीं एनएससी पर 1550 शेयर मजबूत है, 650 शेयर कमज़ोर। तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। ब्रॉडर मार्केट मूड माहौल बेहद मजबूत है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो बहुत बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है बाजार का। और वहीं पर सर रखनी है नज़र, क्योंकि ऑटोज़ की तरफ से फिर से योगदान आ रहा है। आज टीसीएस के नंबर से पहले आईटी में नई जान आपको आती हुई दिख रही है। फार्मा की तरफ से भी थोड़ा योगदान आते हुए दिख रहा है। तो लगातार दूसरे दिन हम ऐसा देख रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप भी तेजी दिखा रहे हैं। क्वालिटेटिवली अच्छी मूव दर्शा रहा है बाजार, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्वालिटेटिव अच्छी मूव है और आमतौर पर ऐसा जनरली आपको देखने को नहीं मिलता कि सारे सेक्टर पार्टिसिपेट करें। एब्सोल्युटली, बढ़ने वाले शेयर काफ़ी बढ़िया हो, मार्केट ब्रेथ मजबूत हो, फ्लोज अच्छे हों। अच्छे अगर आप ये कह सकें खाली कैश मार्केट के फ्लोज आप देखें एफआई से तो आपको लग सकता है कि अभी भी बेच रहे हैं, लेकिन अगर स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ मिलाकर देखें तो कहीं कोई बिकवाली का प्रेशर उतना नहीं रहा। लोकल फंड पिछले 2-3 दिनों से दम लगाकर खरीद रहे हैं। बिल्कुल, ग्लोबल सपोर्ट आपको आता हुआ दिख रहा है। न सिर्फ मार्केट मजबूत है बल्कि बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स थोड़े से धीमे होते हुए दिखे हैं। इतनी बड़ी इवेंट आपके सामने हुई है वीकेंड पर इजराइल हमास के बीच में, लेकिन उसमें भी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जब से हुई उसके बाद से कोई बड़ी और ख़राब खबर सुनने को नहीं मिली। ये तो आपको हमको सबको पता है कि लड़ाई तो लंबी चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी, लेकिन कोई नया देश कूद जाए, कोई नई धमकियाँ आएँ, नया बड़ा कुछ इधर उधर होने की बात हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ों में चीज़ें बढ़ने में किसी भी तरफ और कभी भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक टचवुड नहीं बढ़ी है। तो ये सारे थोड़े से कंफर्ट लेवल है जो बाजार को मजबूत देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये दीप कि जो बाजार की ताकत होती है, ताकत क्या है? ताकत ये है कि अगर आप खराब खबरों के दौर में बढ़ें तो उसका मज़ा ही अलग होता है और उसकी ताकत ही अलग होती है। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नो डाउट अमेरिका तो पायोनियर है। अमेरिका अपने खराब इकोनॉमिक डेटा पर, खराब खबरों के दम पर भी आगे बढ़ रहा है। तो उसे देखकर पूरे दुनिया भर के बाजार भी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात दीप ये है, ये तो अब तक का माहौल है, लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बन रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर आप हैं। 19,800 एग्जैक्टली यही वो लेवल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर आज अगर हम बंद होते हैं, अगर 825 हो जाए तो और भी बढ़िया, क्लियर कट आपको ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग मिलेगी। लेकिन 19,800 का लेवल वो है जो आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ से ऊपर निकलकर टिकने पर आप लाइफ हाई की तरफ तुरंत प्रभाव से देखेंगे। 20,222 का जो लाइफ हाई आपने बनाया वो अब आपका नेक्स्ट टारगेट उसके आसपास का बनता है। ये एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग नंबर है जिस पर आपको फोकस करना है आज क्लोजिंग के लिहाज से। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात दीप आपको बताऊं, कल पुट कॉल रेशियो 1.31 पर रहा। अच्छी बात है, पुट कॉल रेशियो आज की तेजी के बावजूद बढ़ा नहीं है, पुट कॉल रेशियो घटा है। ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि दिन के दौरान एक
19,840 के आसपास का हमने हाई बनाया और वहाँ से जो हल्की सी डिप आई है 19,750 के आसपास है, उसमें पोजीशंस काफ़ी हल्की हुई, अब वापस हम 19,800 के आसपास है। तो मैं क्लोजिंग सेशन में मुझे एक ही चीज़ पे नज़र रखी, वो है 19,800, क्या उसके ऊपर हम बंद हो पाते हैं। और एक और मज़े की बात आपको बता दूँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कल की एक्सपायरी वाला, कल की जो वीकली एक्सपायरी है, इस वीकली एक्सपायरी के ठीक पहले दीप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में सोचिएगा किस स्ट्राइक प्राइस पर होगा। और अगर आप सोच रहे हैं और सोचने में आप दिमाग लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 50% कर लीजिए। अच्छा, हाँ, ओके, क्योंकि आपको एक ही लेवल सोचना है, 19,800 19,800 पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, 19,800 पर ही। यानी कि ये लेवल एकदम वो बिल्कुल कश्मकश वाला, रस्सा कशी वाला लेवल बना है। आपने ये कहा अगर इसको सस्टेन कर लिया तो ब्रेकआउट एग्जैक्टली तो दोनों ही तरफ के लोग, जो पुट राइटर है, कॉल राइटर है, दोनों ही 19,800 पे भरोसा कर रहे हैं और पोजीशन भी लगभग बराबर है। अच्छा, 1.25 करोड़ के आसपास लगभग बराबर है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन आखिरी 1.5 घंटे का रहेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो इस पे नजर रखिए। इधर बैंक निफ्टी में भी आप आइए, 44,500 के ऊपर निकला एक बार जरूर है, 44,700 तक पहुंचा, लेकिन एकदम परफेक्ट रेंज थी। आज सुबह भी हम बात करते हैं 44,750 के जितना नज़दीक बेच पाए बेचे जरूर, वहाँ इन्विटेशन का इंतजार मत करिएगा, एक बार जरूर बेचेगा। आप बेचेंगे तो आपको मौका मिलेगा। आज आप देखिए 44,710 का हाई बनाकर वापस 44,440 आया। सो बैंक निफ्टी ने अपना पूरा एक हाई रेंज का करेक्शन वापस आना था, वो पूरा किया। निफ्टी भी करीब कभी कमोबेश वो कर चुका है। अब ये मेक और ब्रेक लेवल है। अब यहाँ से अगर आपको एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए तो कह नहीं क्या। सो आई थिंक लेट्स फॉर द बेस्ट। फिर एक चीज़ कहूँगा कि तेजी की लीडरशिप तो निफ्टी पे है अभी भी, बैंक निफ्टी पे नहीं। बैंक निफ्टी अभी भी पीछे पीछे है। निफ्टी ने 20,222 का हाई बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने 46,379 का हाई नहीं पार किया, 46,310 से घुमा। कमोवेश कह सकते हैं डबल टॉप टाइप बनाया था। आज भी सेम सिचुएशन है, भले ही बैंक निफ्टी अपने 46,750 के आसपास पहुंचा हो, लेकिन पार नहीं कर पाया, नीचे आया। निफ्टी भी 19,800 के आसपास पहुंचा, थोड़ा पार किया, लेकिन वापस वहाँ। सो आई थिंक अगले 1.5 घंटे में एक ही चीज़ पर आपको फोकस करना है, क्या हम 19,800 के ऊपर बंद हो सकते हैं, और बैंक निफ्टी पे क्या हम 44,625, वैसे तो 44,800 चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आज 44,625 के ऊपर भी बंद हुए तब भी एक अच्छी क्लोजिंग हम मान सकते हैं। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, पूरा दिन हमने अच्छे से निकाला। लेट्स सी, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज से दीप 3 चीज़ें। 1, 3 दिनों से लगातार अमेरिका बढ़ रहा है, आज डाउ फ्यूचर्स सूचते। 2, कल हमारे सुबह सुबह हमें TCS के नंबर पर रिएक्शन देना है, बिल्कुल ठीक है। 3, कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। सो कल आपके तीनों एक के हाथ में चाहिए है ना, खेलने के लिए। सो इसलिए बहुत कुछ आज बचे हुए समय में है। इस समय में अगर दिन के दौरान अब आखिरी 1.5 घंटे में एक हल्की फुल्की गिरावट अगर आपको मिले 19,750 725 के आसपास, वहाँ निफ्टी में एंट्री कीजिए। बैंक निफ्टी में अगर आपको 350 के आसपास मिले, यहाँ से 100 से 150 पॉइंट नीचे, तो वहाँ एंट्री कीजिए। अच्छा, पहले सपोर्ट लेवल के आसपास आपको एंट्री करने के बारे में सोचना है, ये स्ट्रेटजी रखनी है बाय ऑन डिप्स की। और ऊपर में रुकावट के लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत कर लेनी है, ताकि आपको फिर से मौका मिले। शॉर्ट करने में एग्रेसिवली और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करने की राय है, ताकि आप खाली रहें। तो अगर गलती से बाजार थोड़ा भी नीचे दिखे तो आपको वापस से एंट्री करने का मौका मिले। ये सवाल आपके लिए इंडेक्स पे है। जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी में आप बिल्कुल बने रहिए, डटे रहिए। और वहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला पुराना चल रहा है कि छोटे मुनाफे में बेचकर मत निकल जाइए, वही अभी भी है आपके लिए। जल्दी से मत बेचिए, फटाफट से मत बेचिए, सिर्फ इंडेक्स के लिए स्ट्रेटजी है। सिर्फ इंडेक्स के लिए स्ट्रेटजी। ओके, ये है आपके लिए इस समय का व्यू। बाजार में तो काफी कुछ चल रहा है। बाय द वे, क्रिकेट मैदान पर भी खेल शुरू हो गया है। इंडिया बॉलिंग कर रहा है, अफगानिस्तान बैटिंग। आइए जानते हैं हमारी टीम के साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और खबरें भी। कुशल और अरमान है तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के? एक तो बताइए जी। हाँ, एक तो बता दीजिए। कुशल बच गया जी। तो ऑफ कोर्स मैच तो है ही, साथ ही आज पोस्ट मार्केट TCS के नंबर्स आने वाले हैं, तो उस पर नज़र रखना है। और खासकर उनका जो बायबैक का अनाउंसमेंट होगा उस पर भी देखना है कि क्या फाइनल जो है बायबैक साइज आता है कंपनी, और किस प्राइस पर ये बायबैक ऐलान करते हैं। F&O स्पेस से डेल्टा कॉप के भी नंबर्स आएंगे, साथ ही कैश स्पेस से प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया, सामी होटल, सिग्नेचर ग्लोबल, जैगल प्रीपेड ओशन जैसे स्टॉक्स के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। शक्ति पंप्स
यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी है शक्ति ईवी मोबिलिटी में करीबन 114 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए कंपनी बोर्ड बैठक कर रही है। साथ ही मेडप्लस हेल्थ यहाँ पर पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। कैबिनेट फैसलों पर अब से कुछ देर बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। साथ ही एफओएमसी की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होते हुए दिखेंगे और सितंबर महीने का यूएस का जो उनका पीपीआई डेटा है वो भी आपके सामने आएगा। जहां तक कल का सवाल है, निफ्टी से एचसीएल टेक और इन्फी ये अपने नंबर्स घोषित करेंगे, ये भी पोस्ट मार्केट ही एक्सपेक्टेड है। साथ ही एफएनओ स्पेस से एचडीएफसी एएमसी भी अपने नंबर्स निकालेगा। कैश स्पेस से आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन, केशोराम इंडस्ट्रीज और टाटा मेटालिक्स के भी नंबर्स आएंगे। सितंबर महीने का हमारा जो महंगाई आंकड़ा है वो भी आता हुआ दिखेगा। साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जो अगस्त महीने का है वो भी आपके सामने आएगा। एवलॉन टेक्नोलॉजीज पर भी नजर रखिएगा। प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा और प्लाजा वायर्स नया आईपीओ इसकी लिस्टिंग भी कल के दिन में ही होती हुई दिखेगी। सितंबर महीने का जो सीपीआई डेटा है यूएस के लिहाज से वो भी इंपॉर्टेंट होगा और यूके का जो Q3 जीडीपी है उसकी सेकंड रीडिंग भी आएगी और इसी भी जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग जो हुई थी उनकी वो उसके मिनट्स भी ये जारी करते हुए दिखेंगे। अंत में 13 अक्टूबर शुक्रवार निफ्टी से एचडीएफसी लाइफ ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही कैश पे से काफ़ी सारे नाम हैं जिसमें एबी मनी, टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट जैसे स्टॉक शामिल हैं और बीएससी बैंकेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्राइडे लास्ट एक्सपायरी होने वाली है 16 अक्टूबर से, यानी कि सोमवार यहाँ से आपको जो बैंकेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अब एक्सपायर होते हुए दिखेंगे। तो नया दिन सोमवार अब हो जाएगा 16 अक्टूबर से। अदानी हीरामन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। साथ ही जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स 30 दिनों का एंकर लॉक इन इनका भी खत्म होता दिखेगा और नेशनल सिनेमा डे ये हम 13 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सितंबर महीने का जो चीन का सीपीआई डेटा है वो आपके सामने आएगा और अंत में अक्टूबर महीने का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डेटा यूएस के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारा डेटा आने वाला है, नजर रखिए। इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए भी और इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा ग्लोबल बाजारों के लिए भी। आज भी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिनट्स आने वाले हैं फेड की तरफ से। इस बीच खबर आ रही है रॉयटर्स की तरफ से कि अदानी ग्रुप और मिडिल ईस्ट की कुछ कंपनीज के बीच एक जेवी है, गठजोड़ है, जिसकी जांच की जा रही है। गल्फ एशिया फंड और अदानी ग्रुप के बीच जो गठजोड़ है उसकी जांच की जाएगी। सेबी दोनों के बीच गठजोड़ की जांच कर रही है। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है, इस पर आपको रखनी है नजर। ओके, आइए फोकस करते हैं खबरों पर भी और अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी हैं? जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले नेल्को, हिंद कॉपर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। लिथियम, नियोबियम और टाइटेनियम की रॉयल्टी पर कैबिनेट ने 3% जो है रॉयल्टी को मंजूरी देते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ रॉयल्टी तय होने के बाद लिथियम के 2 ब्लॉक का ऑक्शन भी संभव है। एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर जो खबरें चल रही थी रेलवे कारोबार की बिक्री पर, यहाँ पर कंपनी के जो सीएफओ हैं भारत मदान जी ने जी बिजनेस को जानकारी देते हुए बताया है कि ये जो खबरें हैं उनका खंडन करते हुए दिखे हैं। एलएनटी, यहाँ पर मिडिल ईस्ट में कंपनी को 7,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। साटिया इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बात करें, इनको लगभग 340 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये पेपर सप्लाई के लिए इनको कई राज्यों से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एस्ट्रल लिमिटेड गुवाहाटी प्लांट में इन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दिया है। कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं शेयर होल्डिंग के, जिसमें आप इथॉस की बात करें तो यहाँ पर डीआईज ने हिस्सेदारी घटाई है, 10.5% से घटाकर 9.65% के आसपास कर दी है। वहीं एफआईज ने थोड़ी बढ़ाई है, 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दी है। बजाज कंज्यूमर, यहाँ पर डीआईज और एफआईज दोनों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। डीआईज ने लगभग 17% की जो हिस्सेदारी थी वो 17.4% के आसपास कर दी और एफआईज की हिस्सेदारी देखें तो 12.8% से बढ़कर लगभग 14.8% के आसपास हो गई। ब्लॉक डील्स में लगातार जोमेटो 12.4 लाख शेयर्स, भारती एयरटेल यहाँ पर 10 लाख, अशोक लेलैंड की बात करें तो यहाँ पर भी अगर देखें कुछ अच्छे खासे सौदे जो है होते हुए दिखे। ओके, आज कुछ ज़्यादा खबरें हैं नहीं, बट कुछ बड़े सौदे हुए हैं। स्टॉक्स में तो आपको एक्शन ज़बरदस्त इस समय दिख ही रहा है। आइए, हमारे सारे मेहमान भी हैं तैयार बाजार पर अपना व्यू और कुछ स्टॉक्स पर बात करने के लिए। बंसल जी, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, सचिन जी एंड ऑफ कोर्स आशु सर हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। जय ठक्कर भी हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, सबका किया जाए स्वागत और क्लोजिंग शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बिल्कुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, हीरो मोटोकॉर्प में एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। 2 दिनों पहले इसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था और आज स्टॉक ने जैसे ही 3050 3070 के ऊपर के लेवल निकाले,
मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे, 3110 के आसपास के लेवल्स हैं। कोई 10-15 रुपए का डिप मिलता है तो पोजीशन को और ऐड करके चलने की सलाह है, 3085 3090 तक। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3070 के नीचे। अपसाइड में 3170 3200 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है 1 से 2 ही दिनों में हीरो मोटोकॉर्प में आते हुए नजर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। अगर बाजार थोड़ा सपोर्ट करता है तो हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। मोटोकॉर्प ये है वो स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। आशु सर भी हमारे साथ है तैयार। आशु सर से आज और कल तक की वीकली एक्सपायरी के लिए एक बार जरा व्यू लिया जाए बाजार का। मजबूती तो बराबर है बनी हुई है और आप कह भी रहे थे आशु सर पिछली मुलाकात में कि तेजी की पोजीशन बनाए रखें, इंडेक्स में कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। बताएं सर इस वक्त क्या है व्यू? अनिल जी बिल्कुल थैंक यू। आपने जो बात बोली बिल्कुल तेजी की पोजीशन बनाए रखनी थी अनिल जी, लेकिन थोड़ी मुझे लग रहा था कि 750 तक निफ्टी आएगा, 2 दिन में 800 हो गया। तो अनिल जी मैंने बिल्कुल प्रिसाइजली बोला था वॉर से पहले 300 था और वॉर के बाद 500 नहीं ब्रीच कर रहा था, तो क्लियर कट सिग्नल था कि तेजी है। और अनिल जी अभी भी मतलब ये जो वॉर चल रही है इसमें कुछ भी होता रहे, एवरी डिप इज टू बाय। और ये जर्नी जो हमने 20,300 से 19,300 की करेक्शन के बाद चालू की है, ये वापस 20,300 की तरफ निफ्टी जाएगा। बीच बीच में झटके आ सकते हैं। जी देखिए एक ऑब्वियस ट्रेड क्या हो जाता है, वॉर आती है, सब डर जाते हैं, बेचते हैं, तो एक रिवर्सल आता है। तो मुझे लगता था नहीं जी 700-800 के बीच का रिवर्सल आना चाहिए 2 दिन के अंदर या ऊपर रहना चाहिए। बट अनिल जी अच्छा रिवर्सल आ गया, थोड़ा सा उम्मीद से ज्यादा है, बट ज्यादा है तो अनिल जी अच्छी बात है। लेकिन इसमें सिर्फ एक नेगेटिव चीज ये है अनिल जी, एक हमने स्प्रेड बनाया था जो 19,800 तक सेफ था और 19,800 आ चुका है। तो अनिल जी देखिए कल अगर 800 से नीचे की एक्सपायरी करती है तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, 800 के ऊपर जाएगी तो वो लॉस होगा। 800 ब्रेक इवन पॉइंट है। तो एज ए डिसिप्लिन अनिल जी ऐसे में मतलब ये इसको मैं अपडेट समझ लीजिए कि 19,800 के आसपास कवर कर लेना चाहिए अनिल जी, क्योंकि 20-30 रुपए लॉस तो कभी भी कवर हो जाता है और बार बार हम बना भी लेते हैं। बट लास्ट तक अनिल जी वो बिल्कुल जो भगवान भरोसे छोड़ना है ना, वो ट्रेड मतलब कभी भी डिसिप्लिन ट्रेड नहीं होता। डिसिप्लिन ट्रेड होता है कि जब भी आपके सोच से ऊपर या नीचे चला जाए तो वहां आपको बुक करना चाहिए। तो अनिल जी वो स्प्रेड मतलब बुल स्प्रेड ही था, बट ज्यादा ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो 800 के ऊपर की क्लोजिंग में उसमें लॉस होगा। अनिल जी अब जो नया मार्केट भी लगता है अनिल जी, मुझे तेज लगता है। तो अनिल जी 2-3 कॉल्स हैं, अगर आप कहें तो मतलब स्टॉक्स के ऊपर हैं, मैं शेयर कर सकता हूं। तैयार है सर आपके लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी सर बताएं। अनिल जी देखिए एक ट्रेड है, मैं कुछ टाइम से बोल रहा हूँ कि टेलीकॉम स्टॉक्स और टेलीकॉम एंसिलरीज अगले 2-3 महीने का थीम है और शायद मतलब यही चलेंगे। तो मुझे अनिल जी उसमें एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है जो हमारे पैनल पे बीच बीच में कई बार कवर हुआ है, मैंने भी दिया है। और अनिल जी वो है इंडस टावर। तो अनिल जी इंडस टावर में मेरी रिकमेंडेशन है कि ये जो 180 और 90 के बीच की कंसोलिडेशन है, इसमें या तो आप डिलीवरी ले लीजिए, और अनिल जी अगर ट्रेडिंग के लिए लेना है तो 185, अभी अनिल जी फ्यूचर चल रहा है 191, 185 की एक कॉल लेनी है और 200 रुपए की एक कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 6 रुपए। तो इसमें आप ट्रेडिंग के लिए अगर करना है तो अनिल जी बुल स्प्रेड बना लीजिए। मैं फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 185 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव 9.5 रुपए चल रहा है और 200 रुपए की कॉल का भाव चल रहा है 3.5 रुपए। तो अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी 6 रुपए। 185 प्लस 6 मतलब आप 191 का फ्यूचर खड़ा हो गया और उस 191 पे अनिल जी 191 ही फ्यूचर चल रहा है, तो आपने फ्यूचर को ऑप्शन की स्ट्रेटजी से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है अनिल जी, कल कुछ ऊपर नीचे कोई स्टेटमेंट आ जाए, कुछ ज्यादा एस्केलेशन हो जाए, पता चले वो 10 रुपए घट गया, फिर 6 दिन बाद 10 रुपए वापस बढ़ गया, लेकिन अनिल जी वो 10 रुपए घटते ही फ्यूचर तो कट ही जाएगा। फ्यूचर तो कभी कैरी हो नहीं सकता क्योंकि फिर वो अनलिमिटेड लॉस नजर आने लग जाता है। तो लॉस का सौदा अनिल जी लॉस के डर से कटता है, लॉस से नहीं कटता, जो मैं बार बार बोलता हूं। तो अनिल जी एक तो ये ट्रेड है कि इंडस का 185 का एक कॉल लीजिए। और अनिल जी डिलीवरी वाले के लिए भी मैं बोलता हूं कि आगे पीछे करके मुझे 225 से 250 का भाव इंडस टावर का लगता है और ये डिलीवरी के लिए भी रख लेना चाहिए। और अनिल जी दूसरा स्टॉक भी परसों जो मैंने कहा था कि ऐसे मौके मिल रहे हैं कि ऐसे डिप पे लेना चाहिए। आशु जी आपके फेवरेट हीरो तो सलमान खान है ना, अमिताभ बच्चन नहीं है, राइट? हाँ जी।
कभी यार झूठ मूठ में तो बोलता हूँ आज बच्चन साहब की बर्थडे है क्या मैं उनको भी पसंद करता हूँ, ऐसे तो क्या कर रहे हो आप? अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल बर्थडे अनिल जी। देखिए बच्चन साहब, अनिल जी बच्चन साहब को कौन पसंद नहीं करता, लेकिन अनिल जी जो फ्लेम्बॉयंस, जो स्टाइल और जो एरोगेंस है और जो एटीट्यूड है, वो तो सलमान डायलॉग खान मुझे याद आया, वो आपने कहा ना कि लॉस से डर नहीं लगता, आप थोड़ा इसको रीराइट करो, लॉस से डर नहीं लगता, लॉस के लॉस होने से डर लगता है। कि क्या ऐसे कुछ डायलॉग मारा था ना आपने? क्या यस अनिल जी बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। अनिल जी वो डायलॉग भी सलमान का था, हाँ, थप्पड़ इसीलिए से तो। डर नहीं लगता, हाँ। प्यार से लगता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, इनस टावर है आशीष सर की पसंद का स्टॉक, जहाँ 185 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 200 का। और आज हम बच्चन साहब के बर्थडे मना रहे हैं, तो आशीष सर आज सुबह से हमने बहुत इंटरेस्टिंग उनके डायलॉग भी लिए हैं। और डायलॉग लेने के बाद में हमने एक बार उनके साथ स्टॉक्स और मार्केट के एक्सपर्ट को भी जोड़ा है। तो अभी बात निकली तो आप इजाजत दे तो एक और आपके सामने पेश किया जाए आपके आगमन की खुशी में। मोहब्बत पिक्चर में बिग बी ने पूरी गुरुकुल को एक ही मंत्र समझाया था, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। इस गुरुकुल के 3 स्तंभ है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, मार्केट के गुरुकुल में सक्सेसफुल होने के लिए 3 ही शब्द हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि SIP। नियमित तौर पे करते रहिए, आप भी एक न एक दिन बाजार के इस गुरुकुल के प्रिंसिपल बन जाएंगे। तो मुझे बताइए, किस शेयर या किस म्यूचुअल फंड में आप करेंगे रोज SIP? तो आप अपनी पसंद का स्टॉक जो आपको बहुत पसंद हमेशा आता हो, तो आपको लगे कि जब भी ये घटेगा मैं SIP करूंगा, बिल्कुल। या फिर कोई भी फंड जिसमें आप करना चाहें। बंसल जी बताना चाहते हैं, बंसल जी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है जी। जैसे आपने SIP की बात की, बंसल जी के पास जाते हैं। आज एम्फी का डेटा आया है, हाँ। सितंबर में रिकॉर्ड 16,000 करोड़, फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार 16,000 करोड़ का आंकड़ा पहुंचा है। और दीप, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पिछले 12 महीनों में लगातार हर महीने SIP का आंकड़ा 13,000 करोड़ से ऊपर आया है। तो मतलब 13,000 करोड़ यानी कि साल के, मतलब ये समझ लीजिए ना, 1,60,000 करोड़ तो आपके कहीं नहीं गए, खाली SIP के आ रहे हैं। ऐसा है जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, ये क्या है कि टाइम लैग हो गया अनिल जी। मैं तो हाथ हिला रहा था कतार में लगने के लिए चार्ट कॉर्नर की, मेरे पास कुछ ऐड करने को नहीं है अनिल जी। कतार में लगना है तो आपको, देखो आपको कतार में लगने का शौक है तो कतार में लगो, नहीं तो वो डायलॉग सुन बताओ अमिताभ का, कतार वाला याद है? किसको याद है, जरा सुना के बताएं मुझे। अनिल जी याद है अनिल जी, बताओ। आप सुना दीजिए अनिल जी। अरे ऐसा क्या है, आप बोल तो सकते हैं, मतलब जरूर थोड़ी कि अमिताभ की तरह ही बोलना है। वैसे मैं उसके बाद आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी दूंगा। अनिल जी देखिए, ओरिजिनल है। आज तो सारी क्लिपिंग है। और अनिल जी आज वो सुमित जी बैठे हुए हैं, अभी तो उदास हैं, सुबह सबको कॉम्प्लेक्स देंगे अनिल जी। अब सुमित जी के अंदाज में तो बोल नहीं पाऊंगा मैं। नहीं आप तो बेहतर अनिल जी ओरिजिनल में सुन लें। नहीं आप अपने अंदाज से बोलें एक बार, अगर कम से कम मतलब टेक्स्ट तो याद हो, बाकी ठीक है, स्टाइल वाली ना है। कौन सा बोल? अनिल जी टेक्स्ट याद है अनिल जी, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से कतार लाइन शुरू होती है अनिल जी। कौन सी फिल्म? याद है अनिल जी, वो स्टाइल नहीं है अनिल जी। कौन सी फिल्म का है? ये बताओ। कालिया। दीवार। कालिया। दीवार है, कालिया है दीवार है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बंसल जी के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। बंसल जी को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। आशीष सर ध्यान से सुनिएगा, बंसल जी भी हमारे किसी भी हिसाब से बच्चन साहब से कम नहीं है। अच्छा। हाँ, हेल्थ, हाइट, अकल, शक्ल, आवाज और पर्सनैलिटी, इस चीज में थोड़े से कम रह गए 19, बाकी पूरे बच्चन साहब है। बाकी एकदम सेम टू सेम है। ये 5-6 चीजें की हल्की छोटी छोटी कभी रहेगी, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ये डायलॉग सुनना है ना, आप चलिए मेरी स्टाइल में सुना देता हूँ। ये भी तैयार, आप बोलो पर्सनल जी आपको क्या चाहिए। एक मैं सुनाऊं उससे पहले कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी हाइट में लगभग बराबर है अनिल जी। हाइट तो अनिल जी माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल हमारे अमिताभ जी की जैसी पाई है। हाँ, तो बाकी चीजों में आप सही हैं। चलो हम एक चीज हटा देते, 5 ही रही बस कम। चलो बंसल जी, बाकी 5 भी जल्दी से पूरी धीरे धीरे कर लेंगे। चलो देखो, ऐसे अच्छे दोस्त रखा करो बंसल जी साथ में, आपको समय पे कैसे बचाया कुणाल जी ने। आइए सुनाते बंसल जी का पसंद का डायलॉग। बिल्कुल। कतार कहाँ से शुरू होती है? यहीं से जी। कालिया फिल्म से आपने बिग बी का वो डायलॉग तो सुना होगा, बड़ा फेमस है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं हुए, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो बताइए कौन से मार्केट एक्सपर्ट या स्टॉक के पीछे लगती है लाइन? जैसे कि TCS,
पीछे लाइन लगी है सारी IT शेयरों की, या फिर राधा किशन दवानी जो बस खरीद ले, आप और हम सब पीछे लग जाते हैं? आपका जवाब मुझे बताइए। तो बस ये है बाजार के कुछ दिग्गज स्टॉक या दिग्गज एक्सपर्ट जिनको फॉलो करते हैं। बंसल जी चलो, अब आपके लिए मैं बिगुल बजाऊं उससे पहले कम से कम ये सोच के जरूर बताना कि आप किसके पीछे लाइन लगाते हैं। जरा ये बताइएगा, चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी देखिए, अब वो वाली एज क्रॉस हो चुकी है और टेक्नोलॉजी भी एडवांस होगी अनिल जी, अब लाइन में नहीं लगते अनिल जी। शुरुआत में देखें तो वो IRCTC की अनिल जी टिकट की लाइन की शुरुआत हुई थी, तो अब वक्त चला गया अनिल जी, अब तो सिर्फ एक ही लाइन में लगते हैं। जब कभी हाईवे में ट्रैवल कर रहे हो तो जो टोल की लाइन होती है ना अनिल जी, उसको नहीं आप क्रैक कर सकते, वहाँ लाइन पे लग के ही निकलना पड़ता है। एल्स अनिल जी और तो कोई लाइन होती नहीं है। और अभी चार्ट कॉर्नर का स्टॉक भी बताएं, उससे पहले अनिल जी अपडेट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिस पे 2-3 बार मैंने और कुणाल जी ने खरीदारी की राय दी। स्टॉक इज रॉकिंग नाउ, और अब जो खरीदारी की राय है अनिल जी, ये भी ठहरा हुआ स्टॉक है, नॉन फैंसी है, बिल्कुल फैंसी में नहीं है। स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। इसके अंदर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक भी 3850 3880 के भाव दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। आज के ट्रेड में शुरुआती कैंडल पर ही हम इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ देख चुके हैं, तो डिविस पर हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस आप रखें 3725 पर, 3725 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें डिविस में। पहला टारगेट होगा 3840 रुपए का, 3840 का पहला टारगेट, और 3900 का इवेंचुअल टारगेट, जिसके लिए डिविस में हमारी खरीदारी की राय है। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए राय डीवीज लैब पर आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और आशीष सर आपको देंगे एक और पिक। उससे पहले जल्दी से एक बार नितिन जी से की जाए मुलाकात, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी बताएं सर। जी यहाँ पे 19,800 की कॉल ऑप्शन पे फोकस करेंगे, और 19,800 की कॉल ऑप्शन अभी मिल रही है 57 में। हल्की फल्की अगर डिप मिले तो ये आपको 50 के आसपास मिले तो खरीदनी है, या अगर थोड़ा सा एग्रेसिव है तो 56 57 पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बनता है 35 का, ऊपर टारगेट बनते हैं 75 के। तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदे, कल की एक्सपायरी वाला 19,800 का 55-57 रुपए के आसपास। और बैंक निफ्टी पर भी कोई स्ट्रेटेजी है सर? बैंक निफ्टी में अनिल जी वैसे कंफ्यूजन थोड़ी हो रही है, क्योंकि डेटा बैंक निफ्टी का वीक है और निफ्टी का पॉजिटिव है। फिर भी व्यू पॉजिटिव रखेंगे, और बैंक निफ्टी में अगर प्ले करना है तो फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस और रिस्क लेकर के काम कर सकते हैं। 44,400 की कॉल ऑप्शन जो 50 की चल रही है, 44,400 की कॉल ऑप्शन 50 की चल रही है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 20 का होगा, यानी 30 रुपए का आप रिस्क लेंगे। 15 रुपए का लॉट साइज है 15 शेयर का, तो मैक्सिमम 20 का स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रखें। और अगर यहाँ से ये चली तो ये कॉल ऑप्शन 120 की हो सकती है, तो ये रिस्क लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। 44,400 की कॉल ऑप्शन 50-52 में लेना है, 20 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। ये 50 और 120 44,400 आज ही है ना एक्सपायरी? जी अनिल जी, आज की एक्सपायरी वाला, राइट। तो 44,457 पे चल रहा है, यानी 50 रुपए लगभग एट द मनी वाला मामला हो गया आपका। फ्यूचर खरीदने के बजाय आप ये कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। रिस्क 30 पॉइंट की है, और 120 रुपए तक के लिए आप रखें टारगेट। ये राय आपके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है मुलाकात करने का एक बार फिर से आशु सर से। सिंह के सुल्तान आशु मनान। बताएं आशु सर। आशु सर चाहिए अनिल जी। जी सर, आवाज आ रही है, बताएं सर। हाँ अनिल जी, मंडे का फिर स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंटली हम बाय दे रहे हैं, वो है एनटीपीसी। अनिल जी अभी भी शांत खड़ा हुआ है, अभी 234.35 से 238-39 आया है। ये भी अनिल जी 270-75 की तरफ जा रहा है, और उस दिन भी मैंने बोला था अनिल जी अगर 220-25 आ जाए तो और लेना है 15 का स्टॉप लॉस। वही स्टैंड अभी भी अनिल जी कंटिन्यू है। और डिलीवरी के लिए या अनिल जी जैसे अभी इंडस का हमने स्प्रेड इसलिए भी दिया अनिल जी, देखिए इंडस में आप 200-500 जो रिटेल है लेता है, 3400 शेयर का लॉट है 3,400 का। तो अगर 3,400 के स्टॉक में अनिल जी 500 रुपए लगा के 500 रुपए मिल जाए तो बहुत अच्छी रिटर्न आती है। मतलब 17-17, 15-15, 20-20 हजार एक लॉट में प्रॉफिट आ सकता है। सेम चीज एनटीपीसी में भी अनिल जी,
इसका भी लॉट साइज बड़ा है, तो अगर किसी को स्प्रेड बनाना है तो 235 का एक स्ट्राइक लेके और 245 का एक स्ट्राइक बेच दे तो भी अनिल जी 3000 का लॉट है। अदरवाइज अनिल जी मैं तो स्ट्रांगली एनटीपीसी को बार बार डिलीवरी के लिए 215 का स्ट्रिक्ट अनिल जी स्टॉप लॉस देखिए, मतलब हमें एज ए कंप्लायंस भी देना पड़ता है, हमें उस तरह भी देना पड़ता है, लेकिन नीचे जाने का कोई ऐसा कारण नहीं लगता अनिल कोई कैटास्ट्रॉफिक हो जाए। और कैटास्ट्रॉफिक अनिल जी आपने देखा उस दिन भी कितनी बड़ी नेगेटिव न्यूज आई, तो इसमें लार्ज कैप या इंडेक्स ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ये स्टॉक बहुत अच्छा अनिल जी कंसोलिडेट कर रहा है और पहला टारगेट वही 250 का जैसे कुणाल जी ने बोला था, पर मुझे 270-75 लगता है कि आना चाहिए, पेशेंटली होल्ड करना चाहिए। और अनिल जी तीसरा स्टॉक है गेल। गेल भी मैं बार बार बोल रहा हूँ डिलीवरी का स्टॉक है, डिलीवरी का स्टॉक है। तो अनिल जी ये कुछ ये पीएसयूज हैं या मतलब ये स्टॉक्स हैं, इनमें मतलब इतनी अच्छी कंसोलिडेशन हो रही है अनिल जी। कई बार जैसे आपने उस दिन पूछा कि हृदय प्रवर्तन क्यों हो गया अनिल जी या कुणाल जी क्या चेंज हो गया अनिल जी, जैसे मेटल्स हैं या कुछ ऐसे स्टॉक्स अनिल जी 10-10 साल के बाद ये ब्रेकआउट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई जबरदस्ती मंदी पकड़ रखी है या नहीं लेना अनिल जी, नहीं लेना तो सालों साल नहीं लिया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि कुछ मिलता नहीं था। लेकिन जब चीजें चल रही हैं, मिल रही हैं और ऐसे ऐसे ब्रेकआउट हुए हैं जो 8 साल का ब्रेकआउट, 10 साल का ब्रेकआउट, 12-12 साल के इतने सालों के बाद, तो अनिल जी उसमें जो ट्रैक्शन आ रहा है उसको पूरी तरह यूज करना चाहिए, डरना घबराना नहीं है। तो व्यू अनिल जी अभी भी ये वॉर के चलते भी कोई टिप आए तो ये लिस्ट बार बार शेयर कर रहा हूँ कि नीचे में स्टॉक्स लेने हैं, डरना और बेचना नहीं है। परफेक्ट। तो नीचे में स्टॉक्स खरीदें, आराम से, न डरें न घबराएं। ये राय आशीष सर की सरकारी कंपनी पर बुलिश होते हुए एनटीपीसी गेल खरीदने की राय। आइए सचिन जी के लिए बिगुल BTS डबल टी। सचिन जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर ब्रिटानिया में काफ़ी दिनों से एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज नज़र आ रहा था एंड जिस तरीके से अभी भी इसने ओपन लो अपना मेंटेन किया हुआ है, तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए 4650 के टारगेट के लिए। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 45-25 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ये लॉन्ग पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो खरीदारी करनी है ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में। ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करिए 4650 4650 ये आपके लिए टारगेट होने वाला है। तो चलिए यहां पर भी थोड़ा रोटेशन आ रहा है, बट कैश कॉल्स की कुछ जबरदस्त पिक्स लेकर तैयार है रोज की तरह 2:30 बजे सदाबहार सेठी साहब उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं सर कहां नजर आपकी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह रही है। जी सर बताएं। दीपांशु आज का जो पहला स्टॉक है एक नई लिस्टिंग है और स्टॉक का नाम सुन के अनिल जी को भी अच्छा लगेगा। स्टॉक का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, VPRPL नाम है इसका, NSE का टिकर है। 184 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 205 रुपए के, स्टॉप लॉस लगाना है 177 का। ये हाल ही का आईपीओ है, 5 सितंबर को स्टॉक लिस्ट हुआ था। आईपीओ आया था 99 के लेवल्स पे और एक जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था, 87-88 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। ये कंपनी मेनली EPC कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी है जो कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, फिर रेलवेज, रोड्स और इरिगेशन, ये 4 सेगमेंट में काम करती है। और आजकल इनका फोकस रेलवेज पे है जहाँ पे काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स आजकल सरकार दे रही है। और ये अभी इनको रिसेंटली उदयपुर रेलवे स्टेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। और बाकी ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स ही मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स ही एग्जीक्यूट करती है। और मेनली पहले इनका मैक्सिमम जो ऑर्डर्स था वो राजस्थान से आता था, अब इन्होंने गुजरात, MP, फिर असम और मणिपुर में भी इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो इस तरह की कंपनी है, 51 प्रोजेक्ट्स इनके अंडरवे है और एक जबरदस्त 3500 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। जो FY19 में 12 करोड़ का पैट था वो FY23 में बढ़ के 91 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है, मतलब 52% की कैगर है पैट की ग्रोथ में। और रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 38%, अच्छे मार्जिन है इस कंपनी के पास और एक सॉलिड मैनेजमेंट है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अपने पीएस से सस्ता लगता है ये स्टॉक। तो खरीदारी करने की सलाह है VPRPL विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया में फॉर अ टारगेट ऑफ 205 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 177। परफेक्ट। तो ये है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। और सेठी साहब आपको पहले एक बार बधाई भी दे दूं, कल आपका आर्केन केमिकल आपने कहा भी था कि पहली बार मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन उस स्टॉक ने जबरदस्त कमाल दिखाया। एक बार जरा लाइए वो स्टॉक ARCHEAN आर्केन केमिकल। मेरे ख्याल से कल बहुत आज सारे केमिकल स्टॉक्स भागे हैं, कल का इनका टारगेट भी हासिल हुआ
और मिधानी भी कल देर शाम सेठी साहब की तरफ से रिकमेंडेशन लिस्ट में था, मिधानी भी एक बार लेके आइए जरा, वो भी स्टॉक मेरे ख्याल से आज सुबह मैंने देखा था बड़ी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर था, अभी कैसा है देख लेना। मिश्र धातु निगम, बड़ा वाह 12%, सेठी साहब वेरी गुड, बधाई हो सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनिल जी। मिधानी ने तो आज कमाल ही कर दिया कल शाम का शो, इसलिए निवेशकों को ये रिक्वेस्ट रहेगी कि शाम का शो भी इनको देखना चाहिए। बाजार बंद होने के बाद भी कई अच्छे कॉल्स होते हैं। कल बाजार आज और कल में मैंने मिधानी को रिकमेंड किया था 407 के लेवल्स पे, और आज 476 के हाइज करे हैं, मतलब 15% ऊपर तक गया वो स्टॉक। और दूसरा ये आर्केन केमिकल्स भी बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया, कल 605 के लेवल्स पे रिकमेंड किया, अभी 645 और आज 657-58 के हाइज करे हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स ने अच्छा किया। और अनिल जी अब मैं आज का दूसरा स्टॉक कवर करता हूं। दूसरा स्टॉक जो जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज, जो अभी 465 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 500 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 450 रुपए का। भारत की एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जो मेनली ये जितने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है या फिर कॉर्पोरेट्स है जो पेपर्स इश्यूज करते हैं उनको सर्व करती है। और जितने नामी गिरामी म्यूचुअल फंड्स है सब इनके क्लाइंट लिस्ट में है। कंपनी 301 फंड्स को, मतलब 192 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिसके अंतर्गत 301 फंड्स को कैटर करती है। फिर 5000 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कॉर्पोरेट्स इनके क्लाइंट्स है, और ये भारत की लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है म्यूचुअल फंड्स के लिए, और एक बहुत ही दमदार कंपनी है। और ये वन ऑफ द 3 कंपनीज है जो भारत में नेशनल पेंशन सिस्टम की रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, और इंटरनेशनली भी प्रेजेंट है। कई सारे कंट्रीज जैसे मलेशिया है, फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, वहां के लीडिंग एएमसीज को भी सर्व करती है। तो इस तरह की कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 38%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 26%, एक लो डेट कंपनी है। और जून तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 44 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 38 करोड़ का पैट था। और एफआईएस डीआईएस भी बुलिश लगते हैं, 31.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है गोल्डमैन सैक्स, फिर आपके कोटक है, आईसीआईसीआई प्रू है, एक्सिस है। तो इस तरह की कंपनियां, मुझे लगता है ये जो भी हम देख रहे हैं, आज सुबह भी ये जो बिग बी के ऊपर एक शो था जिसमें मैंने सीडीएसएल को रिकमेंड किया था, ये बताते हुए कि भारत में जिस तरह से डीमेट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं तो उसका फायदा जैसे सीडीएसएल को भी होता है, वैसे ही केफिनटेक भी एक कंपनी है जो इसी मार्केट को एड्रेस करती है, तो उसमें भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 500, शॉर्ट टर्म टारगेट इज 500, स्टॉप लॉस ऑफ 450। ओके, तो केफिनटेक ये दूसरा स्टॉक है। आज दोनों ही नई नई कंपनियों को चुना है सेठ साहब ने, बहुत ही बेहतरीन दोनों स्टॉक। धन्यवाद सेठ साहब। आइए 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेते हैं अनिल जी की तरफ से। अच्छा मूड है सर। इनफैक्ट अमेरिकी फ्यूचर्स डेज हाई के आसपास ट्रेड करें, 50 पॉइंट ऊपर डाउ है, 35 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, एसएनपी फ्यूचर्स में भी 7-8 पॉइंट्स की आपको तेजी दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छे मूड में है ही, यूरोप में भी आप देख रहे हैं ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, थोड़ा फ्रांस कमजोर है, अदरवाइज यूरोप में कोई परेशानी नहीं है। एशिया में हमने देखा लगभग पूरा एशिया आपके लिए मजबूत था, स्पेशली हांगकॉन्ग में जहाँ पर एक बड़ा रिवाइवल आया, और हमारे बाजार भी अच्छे मूड में दिख रहे हैं, ब्रॉड बेस्ड रैली चल रही है। क्या करना है इस समय सर? दीप देखिए, डेटा बहुत इंटरेस्टिंग आज एक तो पहले मंथली एक्सपायरी, सॉरी वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के, तो पहले बैंक निफ्टी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी ऐसा बढ़िया पैक करके रखा है, पैक करके रखा है, 44,400 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। ओके, ओपन इंटरेस्ट है 2.25 करोड़ शेयरों का, 1,70,00,000 शेयरों का पुट में, इसमें से 1.5 करोड़ शेयर आज ही जुड़े हैं, तो वो 44,700 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे 44,300 पर भी 1 करोड़ शेयर, तो बेसिकली 44,300, 44,400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज के लिए हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि आज की एक्सपायरी 44,700 के नीचे होना चाहिए। ऊपर ऐसा भी नहीं लगता कि 44,500 के ऊपर जाना चाहता है, 25 पॉइंट दूर है, ज़्यादा नहीं, 44,500 से देख लीजिए आप कितना है। 44,500 पर 1,70,00,000 शेयर है ओपन इंटरेस्ट,
जो कि सॉरी 1,97,00,000 2 करोड़ शेयर है, तो 44,500 पर 2 करोड़ शेयर, तो वो आपके लिए रुकावट का काम करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो नजर रखनी चाहिए दीप, और वो ये कि धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स बढ़ रहे हैं। अब डाउ फ्यूचर्स बढ़कर 40 पॉइंट ऊपर हो गए। तो अगर थोड़ी सी रिकवरी डाउ फ्यूचर में और होती है, 44,500 के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, निकलकर 3 बजे के पहले टिक जाता है, तो ये शॉर्ट कवरिंग करवा सकता है। इस शॉर्ट कवरिंग में फिर आपको वापस से कहीं न कहीं 44,700 750 के आसपास जाने की कोशिश हो सकती है। अब उसमें वो 575 625 675 750 ये 4 टारगेट हैं, इनमें से कहीं भी जाकर रुकेगा। सो बैंक निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि 3 बजे के पहले 44,500 के ऊपर निकले, तो आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का माहौल बनता हुआ दिख सकता है 2 करोड़ शेयर। अदरवाइज जिस तरह से कॉल राइटर्स दोनों बैठे हैं, पुट और राइटर और कॉल राइटर, 44,400 का भी पुट बेच रखा है, 44,500 का भी कॉल बेच रखा है, और कोशिश है कि 200 पॉइंट के मुंह में ही बाजार को घूमने दें और एक्सपायरी यही करा दें ताकि प्रीमियम कमाने का फायदा मिले। तो कोशिश ये है कि 44,400 500 के बीच के ही में कहीं कहीं क्लोजिंग हो। लेकिन अब ये सब चाहते सब हैं, हो भी जाए, यू नेवर नो, बट अल्टीमेटली डाउ फ्यूचर थोड़ी आपके हाथ में। बैंक निफ्टी का कॉल पुट बेचना तो हाथ में, डाउ फ्यूचर का हाथ में। तो ये डाउ फ्यूचर तुर्क का इक्का है, 2 बजे के बाद जनरली मुंह भी देना शुरू करता है। सुबह सुबह जब जगते हैं अमेरिका वाले, है ना, तो वो अब खाली आप नजर एक बार डाउ फ्यूचर पे रखिएगा। अगर डाउ फ्यूचर आपको वापस से ठंडा होता दिखे तो मान लीजिए इसी रेंज में आपको, और ये 30 40 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है, इतना ही रहे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 100 125 150 पॉइंट ऊपर हो जाए तो फिर आज बैंक निफ्टी आपको आखिरी 1 घंटे में, पौन घंटे में धमाल करते हुए दिख सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये हो सकता है। फिर अदरवाइज 400 500 ये आपके लिए डेटा बता रहे हैं। अब आइए निफ्टी। निफ्टी के डेटा तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका हिंट मैंने आपको दे ही दिया था। 19,800 के पुट, 19,800 के कॉल, दोनों पर बराबर का इंटरेस्ट है। 19,800 के पुट पर 1 करोड़ 35 लाख शेयर है, कॉल्स में 1 करोड़ 17 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का मामला है। पुट राइटर्स थोड़े से ज़्यादा हावी हैं। पूरी संभावना है, अभी यहाँ ध्यान से सुनिएगा, पूरी संभावना है 19,800 के आसपास या ऊपर क्लोज देंगे। अच्छा, हाँ, आज निफ्टी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। गॉट इट। बैंक निफ्टी में होना हो, निफ्टी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। निफ्टी ब्रेकआउट की तैयारी, ये निफ्टी में ज़्यादा चांस है कि आप 19,800 के ऊपर की क्लोजिंग दें, और हो सकता है 19,850 एक बार फिर से आप दिखाकर डे हाई पर बंद करने की कोशिश करें। एक बार दिन में अटेम्प्ट किया था, 840 तक, 840 तक गए थे। शॉर्ट का स्टॉप लॉस 850 है सुबह का, और अगर वहां पर पहुंचता 850 तक शॉर्ट है, 900 का स्टॉप लॉस था, तो उस हिसाब से तो एक बार वापस 750 भी आया। तो एक ट्रेड आपको मिल भी गया, और वापस से अब आपके लिए लॉन्ग पोजीशन का टाइम है। और अगर आज 19,800 के ऊपर बंद होने के संकेत देता है, जो कि मुझे लग रहा है देगा, तो आपके लिए कल के लिए भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो निफ्टी अभी खरीद सकते हैं, अभी खरीद सकते हैं। नीचे आए 750 तो और ऐड करें। बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर, 44,525 के ऊपर टिकता है 3 बजे तक, तो फिर से खरीदें। और उस समय बैंक निफ्टी भी जरूर खरीदें, मजा बैंक निफ्टी में ज़्यादा आएगा दीप। एक्सपायरी वाला जी, हीरो जीरो ट्रेड टाइप आज देखिए नितिन जी जो बता के गए, वो बड़ा काम का हो सकता है। नितिन जी ने जो बोला है ना, 44,400 वाला कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए 50 रुपये में, इसमें पैसे बनेंगे। गॉट इट। ओके, ये है आपके लिए इस समय बाजार पर व्यू। निफ्टी पर रखिए नजर, ब्रेकआउट के लिए हो रहा है तैयार। आइए जय के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी एक ट्रेडिंग कॉल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, खरीदना है पीडीलाइट फ्यूचर 2450 के स्टॉप लॉस के साथ पीडीलाइट फ्यूचर को खरीदे। यहाँ पे मेरे टारगेट्स जो है वो 2530 से लेकर 2560 रुपए के निकल कर आ रहे हैं। 2530 2560 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे पीडीलाइट फ्यूचर्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्दर आपको एक शॉर्ट कवरिंग, एक रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का आपको देखने मिल सकता है। एक अच्छा खासा करेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है खत्म हुआ है दीप, एंड पीडीलाइट में एटलीस्ट फॉर अनदर 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस एक अच्छा अप ट्रेंड आपको शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिल सकता है। पीडीलाइट पर रखिए नजर, ये आपके लिए मूव के लिए तैयार हो रहा है। जय की है राय इस पर। आइए बात करते हैं नंबर्स की भी। टीसीएस के नंबर्स आज आने वाले हैं, बट कल 2 और दिग्गज आईटी कंपनीज के नंबर्स आएंगे। एचसीएल टेक, पहले इससे करते हैं शुरुआत। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए, क्या है बाजार का अनुमान, कुशल बताइए।
बिल्कुल दीप, आप देखिए अभी टीसीएस के नंबर्स पोस्ट मार्केट आज आ जाएंगे तो देखना है कि वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ रहती है। बट एचसीएल टेक हो सकता है कि टियर 1 कंपनीज में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे, क्योंकि डॉलर आए आप देखिए करीबन 0.25% यानी कि 1.7% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ पर ये डॉलर आए रह सकती है, और कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में करीबन 2.2% की ग्रोथ उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। जहाँ तक कंपनी का कामकाजी मुनाफे का सवाल है 6.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 4725 करोड़ रुपए पर, और कंपनी की मार्जिन्स भी लगभग 60-70 बेसिस पॉइंट्स हम बढ़ने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 16.9% के मुकाबले अब 17.5% की मार्जिन्स क्लॉक इन कर सकती है कंपनी, और मुनाफा भी 7.5% ग्रो कर 3800 करोड़ पर रहने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी की मार्जिन्स में तो सुधार आ ही सकता है, साथ ही जो गाइडेंस उन्होंने पिछली तिमाही में दी थी FY24 के लिए वो ये रिटेन भी कर सकते हैं। 6 to 8% ग्रोथ गाइडेंस दी थी रेवेन्यू फ्रंट पर, और 18 से 19% की इन्होंने एबिट मार्जिन की भी गाइडेंस दी थी, तो वो बरकरार रहने की उम्मीद है। बट ऑफ कोर्स जो कमेंट्री रहती है जितनी भी बड़ी आईटी कंपनियां हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आगे के लिए उनका क्या आउटलुक है अलग अलग ज्योग्राफीज़ के लिए जिसमें ये ऑपरेट करते हैं वो भी देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ये है एचसीएल टेक का अनुमान जो आपके लिए कल आएगा बाजार, कल शाम को आएंगे बाजार बंद होने के बाद, और इन्फोसिस भी, इन्फोसिस दोनों कल शाम को, और आज शाम को आएंगे टीसीएस के नतीजे। तो आईटी शेयरों के नतीजों का सीजन हो रहा है शुरू, इनफैक्ट पूरे नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। और सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, एसबीआई सिक्योरिटीज से फंडामेंटल एक्सपर्ट, और एक बार जरा उनकी राय भी ली जाए। सनी जी बताएं सर, आईटी शेयरों पर नतीजों के पहले क्या राय है? बाय, सेल, होल्ड? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बेसिकली अगर मैं आईटी कंपनी की बात करूं तो मुझे लगता है कि जितनी भी निगेटिविटी थी आईटी कंपनी में विद रिगार्ड्स टू डिमांड एनवायरनमेंट, और वो सब ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में कैप्चर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि एट करंट जंक्चर स्टॉक प्राइस में नीचे जाने की जगह बहुत कम है। जो भी होगा यहाँ से अगर पॉजिटिव कमेंट्री आती है डिमांड फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पे, तो यहाँ से अपसाइड का ही तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है आईटी सेक्टर में एट करंट जंक्चर। मेरा यही मानना होगा कि जो जिस तरह से भी हमने अब आज चैनल में भी डिस्कस किया कि इनकी जो आईटी कंपनीज की कमेंट्री है स्पेशली शॉर्ट टर्म डिस्क्रिशनरी स्पेंड डिमांड को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा ट्रैक करने के लिए। लॉन्ग टर्म की अवधि से हमने ऑलरेडी देखा था कि जो डील विन थे ऑन अ लार्जर साइज के तौर पे, ये डील विन ऑलरेडी कंपनी को मिल रही है। शॉर्ट टर्म का एक कहीं ना कहीं एक खतरा था कि डिमांड एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहेगा, और उसके चलते कहीं ना कहीं टॉप लाइन में और मार्जिन में प्रेशर देखने मिलेंगे। तो मेरा अभी होल्ड का रिकमेंडेशन रहेगा। अगले 2-3 दिन में एक टोन सेट हो जाएगा कि किस तरह की आउटलुक है इन फॉर द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ, एंड देन वी कैन टेक अ कॉल कि यहाँ से लॉन्ग करना है कि शॉर्ट। तो अभी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी होल्ड की आईटी कंपनी पे। फिलहाल होल्ड करें आईटी कंपनी को, ये राय आपके लिए इस वक्त सनी अग्रवाल साहब की तरफ से। आईटी शेयरों में एक्शन भरपूर शुरू होता दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों पर करते हैं फोकस। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में अनंत अंबानी की नियुक्ति को लेकर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म IIAS ने आपत्ति जताई है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्या है पूरी खबर जानते हैं नूपुर से। नूपुर बताइए, IIAS ने क्या रिपोर्ट जारी की है और क्यों? बिल्कुल सर, हर कंपनी में रोटेशनल बेसिस पे डायरेक्टर्स अपॉइंट होते रिटायर्ड होते हैं, एजीएम में प्रस्ताव रखा जाता है। तो रिलायंस के बोर्ड ने भी एजीएम में प्रस्ताव रखा था, और IIAS ने जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे रीअपॉइंटमेंट होने वाला था अनंत अंबानी का, वहाँ पे आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उनके जो वोटिंग गाइडलाइंस है उसमें वो एलिजिबल नहीं होते, जिसके चलते उन्होंने जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसको उस पर जो कहा है कि वो उसके खिलाफ है, अगेंस्ट में उन्होंने वोट किया है। यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर होने वाली थी रोटेशनल बेसिस पे नियुक्ति अनंत अंबानी की, और इसके अलावा साथ ही साथ आकाश और ईशा की भी रोटेशनल बेसिस पर ही नियुक्ति होने वाली है। 28 साल की उम्र है अनंत अंबानी की। उनका कहना है कि जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार या तो आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो, या फिर आपकी जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। आकाश और ईशा की बात करें तो यहाँ पे उनकी जो उम्र है वो 31 साल की है, तो वो एलिजिबल करते हैं, लेकिन अनंत अंबानी इसमें एलिजिबल नहीं कर पा रहे, जिसके चलते IIAS ने जो है वो आपत्ति जताई है, और जो प्रस्ताव है एजीएम में जो प्रस्ताव रखा था उसके खिलाफ वोटिंग करने की सिफारिश दी है अपने इंस्टीट्यूशनल जो क्लाइंट्स हैं उनको। इंटरेस्टिंग है वो रिलायंस की बोर्ड नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कम से कम ये है कि IIAS ने रिपोर्ट तो जारी की, ये बात ये मानना पड़ेगा कि उनका ये कहना है कि या तो 10 साल का अनुभव हो या 30 साल से ज़्यादा की उम्र हो, और लेकिन उनका ये कहना है कि 2 और जो प्रोमोटर्स फैमिली से बोर्ड पर हैं वो चूँकि 30 साल से ज़्यादा के हैं तो इसलिए आपत्ति नहीं। लेकिन फिलहाल
अनंत अंबानी जो 30 साल से कम हैं उनको लेकर IIAS ने आपत्ति जारी की है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये कहा कि जब भी EGM में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हो तो इसके तो वोटिंग चल रही है, वोटिंग चालू है। अच्छा, वो 26 अक्टूबर को खत्म होगी, 26 को। हाँ, अभी चल रही है इन प्रोसेस है। तो अच्छा, उन्होंने वो आजकल तो वैसे वोटिंग होती है 1 मंथ का पीरियड, 1 मंथ का पीरियड आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ। ओके, तो तब तक आप वोट कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट में वोट करें, ये IAS की एडवाइजरी है। इंटरेस्टिंग। चलिए, तो ये है आपके लिए व्यू। वैसे बाय द वे रिलायंस स्टॉक इस समय थोड़ा ठीक ठाक मूड में दिख रहा है, कुछ ज़्यादा एक्शन इस पे आ नहीं है। इनफैक्ट डेज हाई पर इस समय रिलायंस आपको आते हुए दिख रहा है। थोड़ा निफ्टी को भी सपोर्ट सहारा रिलायंस की तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है इस समय। नजर रखिए इस चार्ट पर। एक बार सचिन जी से जरा चार्ट पर राय ले लें। सचिन जी, चार्ट देखें सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज हाई पर इस समय, निफ्टी को भी ऊपर लाने में इसका पूरा योगदान इस समय दिख रहा है सर। दीपांशु, यहाँ पर 2 स्टॉक्स पे नजर है। इनफैक्ट ITC एंड रिलायंस दोनों का स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है पिछले 4 दिनों का अगर हम डेटा देखें। बट रिलायंस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्विक्शन ज्यादा है। 2300 के आसपास जो एक इसने बेस बनाया है, वो बेस का वापस अच्छा एक रिकन्फर्मेशन हुआ था। एंड जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काटने की तैयारी कर रहा है काउंटर, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी पुल बैक रैली बनेगी। जो मोमेंटम फिलहाल नजर आ रहा है वो लगभग मुझे लग रहा है 2430 तक भी एक्सटेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जरूर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। एंड जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया है, तो मुझे लग रहा है 2320 के नीचे स्टॉप लॉसेस होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। ये स्टॉप लॉसेस आप क्लोजिंग बेसिस पे लगाएं एंड 2420 के रेंज में जैसे ही स्टॉक पहुंच जाता है, वहां पर अपनी पोजीशन रिव्यू कीजिए। ओके, रिलायंस और ITC 2 दिग्गजों पर रखनी है आपको नजर, ये आपके लिए राय बन रही है सचिन जी की तरफ से। थोड़ा एक्शन बना हुआ है बाजार में और दिग्गज स्टॉक्स का आपको सहारा भी दिख रहा है। एक और स्टॉक जो आप मूव आपको पकड़ते हुए दिख रहा है, सिटी यूनियन बैंक कल 7.5% ऊपर था, अब आपके 4.25% ऊपर हो गया। तो कल और आज के बीच में जबरदस्त मूव आ गई है। कल भी ये हमारे रेडार पर था। आज सुबह बंसल जी से भी मैंने इस पर बात करी थी। बंसल जी, सुबह आप कह भी रहे थे एक बड़ी मूव के लिए और तैयार हो रहा है। अब वो मूव आती हुई दिख रही है। पिछले 5-10 मिनट में इसमें एक्शन फिर से शुरू होते हुए दिख रहा है सर। सिटी यूनियन बैंक 140 का लेवल अब क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल दीपांशु, इसके बारे में भी आपने पूछा था और इन्फोसिस के बारे में भी दीपांशु आपने पूछा था, और तब मैंने उसमें बोला था कि वो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। और उसके बाद मेरे मित्र कुणाल जी ने भी यहाँ खरीदारी की राय दी थी, तो इन्फोसिस में भी पूछा था। और सिटी यूनियन बैंक पे दीपांशु राय दूं उससे पहले गुजारिश है एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। कॉर्नर का बिगुल बंसल जी के लिए। तो कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर का बिगुल की फरमाइश। लेकिन बंसल जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। ये हमेशा बिगुल की फरमाइश आप ही क्यों, ये क्या कुणाल जी के जिम्मे का काम नहीं है? आपने ऐसे डिवाइड कर रखा है या कुणाल जी आपके ऊपर ज्यादा वजन डाल देते काम का? अनिल जी, नहीं अनिल जी, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं। अनिल जी, अभी कुणाल जी ने बोला ना, मेरी क्वालिटीज वगैरह बता रहे थे वो। हाँ, तो मैंने उनको बोला भैया अगर सारे गुण होते मेरे अंदर तो मैं आपके साथ थोड़ा ना बैठा होता। तो अनिल जी, अब सारे गुण नहीं है, तो ये सारे छोटे छोटे काम भी अनिल जी कर रहा हूँ मैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इसमें महारत है अनिल जी। बंसल जी का ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है अनिल जी। तो जिस तरह से हाथ हिलाते हैं अनिल जी, कभी आप इनको देखेंगे अनिल जी एकदम स्टाइल से इस तरह से हिलाते हैं। हाँ। तो अनिल जी दूसरा आदमी मजबूर हो जाता है इनके पास आने के लिए। तो ये पूरा डिपार्टमेंट इनका है। अरे वो रोज सुबह सुबह गाड़ी का शीशा साफ करने से ऐसी आदत हो जाती है रोज ऐसे हाथ हिलाने की। आप भी करो 2-4 दिन, आपकी भी 5 दिन ऐसी आदत हो जाएगी, वाइपर की तरह वाला। हाँ। बंसल जी कैसे करते जरा बताइए एक बार। देखिए अनिल जी, ऐसा है कि अनिल जी देखिए, ये ना जब आप अनिल जी जब उदयपुर चित्तौड़ में थे अनिल जी, उस जमाने में ट्रेंड था राजस्थान के अंदर जी कि आप स्कूटर, बाइक, साइकिल पे कहीं भी निकलते थे तो कोई भी मित्र वगैरह कोई मिलता था तो हाथ हिलाते थे अनिल जी, वेव करते थे। तो आदत आज तक बनी हुई है। तो सुबह अनिल जी जब मैं वॉक पे जाता हूँ तो हाथ हिलाता हुआ जाता हूँ, चाहे वो पेपर वाला हो, चाहे वो मेरी मम्मी की फ्रेंड हो अनिल जी, सबको मैंने आदत डाली हुई है हाथ हिलाने की। So nice. तो वो हाथ अनिल जी अच्छे से यहाँ पर भी हिलता है। वेरी नाइस। वो इससे बढ़िया वाइब्रेशन आपकी एक दूसरे तक पहुंचती है। बिल्कुल, कोई भी मिले तो मुस्कुराना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए। ये चीज मैंने विदेशों में बहुत देखी है। हाँ, कोई भी आपस में मिलना, गुड मॉर्निंग,
भले थोड़ी कोई कोई आर्टिफिशियल भी देता है, प्लास्टिक टाइप भी होती है, बट करते हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग तो बोलता है, ये अच्छी आदत है। बंसल जी तो दिल से करते हैं, बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन बंसल जी दिल से करते हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। वेरी नाइस बंसल जी, कीप इट अप, बहुत ही बढ़िया। आइए अब बढ़ते आगे, इन्फोसिस, ये है वो, अरे चार्ट को तो आप रही है, अरे आप बताएं सर चार्ट कॉर्नर। अनिल जी वो भी बता रहे हैं, अनिल जी समय लूंगा। अनिल जी विदेशों में अनिल जी जो फॉरेनर्स है ना अनिल जी, वही गुड मॉर्निंग करते हैं। हाँ। विदेशी लैंड में जो इंडियंस है ना, वो इंडियन को देख के गुड मॉर्निंग नहीं करते अनिल जी, ये मैंने देखा है अनिल जी। आप कह रहे तो सही कह रहे हो कि बिल्कुल अनुभव है, और लेटेस्ट तो आप ही जाके आए विदेश, हम में से कोई गया नहीं, आखिरी बंसल जी थे 3-4 महीने पहले। जी बिल्कुल ठीक बात है, बताएं सर। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, सिटी यूनियन बैंक। अच्छा हाँ आप बोल दीजिए, फिर मैं आशीष सर के पास जाता हूँ। सिटी यूनियन बैंक बताएं। देखिए अनिल जी, सुबह जब दीप ने भी पूछा था तो भी बोला था कि स्ट्रक्चर बढ़िया है, जिनके पास है होल्ड करें। 140 के ऊपर क्लोजिंग की रेट की तैयारी कर रहा है। एक बड़ी नेकलाइन टूट रही है, मच अवेटेड नेकलाइन टूट रही है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 147, 148, 150, मतलब कि ये लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन सिटी यूनियन बैंक। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आज बंदी आते हुए दिख रही है, और काफी अरसे बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरह का रेंज था स्टॉक में, काफी अरसे से सिटी यूनियन बैंक एक रेंज में फंसा हुआ था, 137 के लेवल को निकाल नहीं पाता था। आज ये इस बात की पूरी संभावना है कि 137 के ऊपर आपको डेली क्लोज मिलेगा, और ये होता है तो स्टॉक में एक बड़ा क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मैं और राकेश जी खरीदारी की राय दे रहे हैं। 138 रुपए पर 138 पर स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट होगा स्टॉक के लिए 146 रुपए का, 146 का इवेंचुअल टारगेट 150 रुपए का। तो 150 रुपए के लक्ष्य के लिए सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी की राय। सिटी यूनियन बैंक 146-150 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। आइए आशीष सर, आपको कुछ विशेष सलाह देना चाहते हैं। जी आशीष सर। नहीं अनिल जी, सलाह नहीं, मैं तो राकेश जी की बात पे बिल्कुल हामिया बनना चाह रहा था। और अनिल जी बाहर के देशों में बहुत ज्यादा कर्टसी एक्सटेंड होती है, और अनिल जी वो यूएस में इतनी नहीं है जितनी यूरोप में होती है। और अनिल जी कनाडा में तो मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि मतलब नॉट जस्ट गुड मॉर्निंग विश करना, एक सेंटेंस आगे भी होता है। अनिल जी इतने प्यार से कई बार वो ओल्ड लेडीज ये सब बात करती है, इतना तो हमारी अपनी मासी और मामी ने प्यार से बात नहीं की जितना वो मतलब कर्टसी एक्सटेंड कर देती है। तो अनिल जी यूरोप में तो बहुत ज्यादा है ये कर्टसी। वो अपने तो पहले वो पुराने वाले मामा जी मासी ये तो सब पिटाई लगाते थे एक्चुअली। वो प्यार व्यार वाला तो सिस्टम इस जनरेशन में है। पहले तो सिस्टम ही ऐसा ही था ना, खुद के बच्चों को पीटने में क्या मजा है। तो मोहल्ले में किसी का भी हो, हाँ अगर कुछ मस्ती लगा पिटाई लगा कान पिए जाए, और वो रोते हुए घर पे भी जाए तो मतलब कोई सुनवाई नहीं होती ना ना, बोले उसने मारा होगा, सही मारा होगा। अच्छा हाँ, ये भी हो जाता है। बिल्कुल, आप में से किसने अनुभव किया ये वाली चीज, मतलब हुआ ही ऐसा। मतलब पहले तो छोटी छोटी जगहों में तो हमेशा मतलब मोहल्ले का किसी भी बच्चे को कोई भी पीट सकता है, हाँ सबका बराबर हक है। वो HUF टाइप वाली वसुधैव कुटुंबकम वही होता था उस समय। जी आशीष सर। अनिल जी मैं तो आज भी फॉलो करता हूँ, मैं तो पीट देता हूँ आजकल ताकि आदत बनी रहे। देखो अभी भी है ऐसे फूफा जी थोड़े बहुत। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी बाहर में एक चीज हो रहा है, जिस तरीके से आशु जी कह रहे हैं ना, ऑन एयर गुस्सा हो जाते हैं कि यार ये स्टॉक गिर गया, दूसरे को उसको बोलते हैं। तो अगर अनिल जी यहाँ पर इंडियन ना होके फॉरनर होते तो आशु जी को बोलते हैं कि भैया यू वांट टू हिट मी, आई एम टू डेलिकेट। अनिल जी वर्बल भी अगर गुस्सा हो जाओ तो वो बुरा मान जाते हैं। बाहर वाले लोग बड़े डेलिकेट होते हैं अनिल जी। क्या डेलिकेट बंसल जी, मतलब हमारे जमाने में तो ऐसा स्कूल से टीचर भी है ना घर पे आ जाते थे। हाँ। घर पे आके वहीं पे पिटाई भी लगा देते, मुर्गा बना देते और अपनी चाय पी के जाते थे। कितने लोगों को ऐसे पेंसिल उंगली में फंसा के ऐसे कान पे ऐसे, अरे हाँ हाँ बहुत होता था क्या। हाँ कान के यहाँ कान तो नहीं, पेंसिल, हाँ दोनों उंगली में पेंसिल फंसा के। पूछो कुणाल जी को। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए सबसे बड़ी अनिल जी ट्रेजेडी ये है कि पिटने वाले बच्चों में तो अनिल जी शामिल हो गए,
लेकिन अनिल जी हमारी पीटने की बारी आई मोहल्ले के बच्चों को तब ये प्रथा उठ गई अनिल जी। तो ये है समस्या अनिल जी। असली ना दिल का आप दर्द ये है अनिल जी। आशु जी के मोहल्ले में जाओ। आशु जी बताई तो रहे थे, मैं तो अभी भी करता हूँ। तो आशु जी के मोहल्ले में 2-4 मिलेंगे आपको कोई मिलने वाले। चलिए बढ़िया। लेकिन हाँ ये आजकल तो किसी बच्चे को जोर से बोल दे ना टीचर, तो वो बोला मेरा बच्चा डिप्रेशन में है। अरे क्या डिप्रेशन में आएगा, थोड़ा मजबूत होगा, कभी कभार लगती रहनी चाहिए, एक आध तो ठीक रहे तभी जाके मजबूत होता है। आज देखो आशु सर यहाँ तक पहुंचे, मजबूत पक्के होके पहुंचे। अगर ये भी ऐसे डेलिकेट रह जाते तो सुमित जी की तरह रह जाते। देखो आशु जी आप इसे कॉम्प्लीमेंट ही समझे। बिल्कुल। बढ़ते आगे और CUB सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए इन्फोसिस नतीजे पेश करेगा कल आने वाले हैं नतीजे, और तैयार है कुशल हमारे साथ बताने के लिए नतीजों का अनुमान। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, नंबर्स के लिहाज से तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि क्वार्टर बेसिस पर डॉलर आय करीबन 0.8% बढ़कर 465.2 ये रहने का अनुमान है। साथ ही कामकाजी मुनाफा भी करीबन 2% बढ़ने का हम उम्मीद कर चल रहे हैं 8,050 करोड़ पर। मार्जिन्स के सवाल है 20.8% था, इस बार 20-25 बेसिस पॉइंट्स आपको बढ़त मिल सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। एंड साथ ही कंपनी का मुनाफा करीबन 6% ग्रो कर 6,300 करोड़ पर हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। ज़्यादातर वर्टिकल्स का ऑलमोस्ट स्टेबल सेटअप प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, इसी वजह से जो आय है वो स्थिर रहने का अनुमान है। साथ ही जो गाइडेंस इन्होंने पिछली तिमाही में दी थी FY24 की 1 से 3.5% कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ और 20 से 22% की जो एबिट मार्जिन की गाइडेंस दी थी, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बरकरार रखने वाले हैं इसको। तो ये सारा अपडेट इन्फोसिस के लिए अब देखना है कि क्या कल फाइनल नंबर्स इनके निकल कर आते हैं। इन्फोसिस अभी बात कर भी रहे थे, बंसल जी चार्ट पर भी अच्छा दिख रहा है, सुबह कुणाल जी की पिक भी थी, इस पर भी आपको रखनी है नजर। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से आ रहा है, इनफैक्ट तैयार है। आइए चलते हैं पहले अनिल जी के पास कल के 2000। दीप अभी 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला है। 44,500 का एट द मनी पुट कॉल ऑप्शन खरीदना है तेजी वाला, 12-13 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है, ये आपको खरीदना है। 12-13 रुपए 14 रुपए के आसपास जो भी है, ये कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। और यहाँ पर हीरो जीरो ट्रेड ही हो जाएगा, क्योंकि 13-14 रुपए की आपकी कॉस्ट इससे ज़्यादा है नहीं, तो इसे हीरो जीरो ट्रेड के तौर पर ले। जो टारगेट बनेगा आपका 35, 55 और 75, ये 3 टारगेट आपके लिए। तो मैक्सिमम 12-13-15 रुपए से ज़्यादा की रिस्क नहीं है, लेकिन और अगर प्रॉफिट आया तो दुगना से ज़्यादा 35, 55, 75, जैसे जैसे ऊपर चलते जाए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, कॉस्ट पे ले आए। मैं 3 बजे का इंतजार कर रहा था, एग्जैक्टली 3 बजे 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला है। अब ये शॉर्ट कवरिंग करवाएगा, क्यों करवाएगा वो बता देता हूँ। 44,500 के कॉल्स पर 2 करोड़ शेयर हैं, 1.5 करोड़ शेयर आज ही जुड़े, ठीक है। तो थोड़ी बहुत तो इन्होंने प्रीमियम कहे हैं, तो इनको थोड़ा तो कंफर्ट रहेगा, 40-50 तक जाएगा, तब तक कि इतनी तो प्रीमियम हमारी जेब में पड़ी है। लेकिन उसके बाद शॉर्ट कवरिंग होने के पूरे चांस है, और इसलिए भी है कि निफ्टी 19,800 के ऊपर टिककर बंद देने के संकेत दे रहा है। दूसरी चीज़, डाउ फ्यूचर्स भी आपका धीरे धीरे बढ़कर 50 पॉइंट तक आता हुआ दिखा है, तो ये एक आपके लिए ट्रेड हो सकता है, जहाँ 12-13 पॉइंट की ज़्यादा की आपकी रिस्क नहीं है, और एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो आपका 35, 55 और 75 का टारगेट हीरो जीरो ट्रेड पर ये बनकर आ सकता है। एक बार जरा मैं जय से भी इस पे ओपिनियन ले लूँ। जय, कोई डेटा ऐसा आपको दिख रहे हैं क्या? जरा एक बार बताएं, आपकी राय दें, और नहीं दिख रहे हैं तो नहीं भी बताएं। नहीं अनिल जी, आपने जो कहा अनिल जी बिल्कुल सही, इनफैक्ट मैं सहमत हूँ इससे। मेरी भी मॉर्निंग से अनिल जी बैंक निफ्टी पर आई है, हालांकि मैंने तो नेक्स्ट वीकली ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह दी थी 230, 35 और 185 पर। अनिल जी आज 180 का ऑलमोस्ट 179 का लो है, और आज वो अगर आप देखें तो एवरेज के ऊपर ये 210 की एवरेज थी, और मेरी अभी 212-13 चल रहा है, तो डेफिनेटली खरीदारी कर ही सकते हो। और अभी जो हिसाब से 44,500 के ऊपर अनिल जी जो लास्ट हाफ एन आवर में उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से लगभग अगर 50-70 पॉइंट का एक मूव आ गया तो आपका एक ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा। खोने को ज़्यादा कुछ है नहीं अनिल जी, जैसे आपने कहा 12-15 रुपये में अगर ये ऑप्शन मिल जाता है तो विद द डाउन साइड रिस्क ऑफ 200 रुपीज़, अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आपको आते हुए देखने मिली और आउटलुक तो पॉजिटिव ही है अनिल जी, तो कल के लिए भी अच्छा रहेगा और अभी के लिए भी अच्छा रहेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड।
बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है अनिल जी की तरफ से। आपको 44,500 की कॉल की राय आ रही है खरीदने की। थोड़ी देर पहले नितिन जी भी आपको बोल रहे थे 44,400 की कॉल खरीद कर जाइए। बैंक्स पर भरोसा इस समय नितिन जी के दोनों कॉल्स में सुपर हिट रहे। निफ्टी बैंक का 44,400 का कॉल ऑप्शन जो उन्होंने दिया था उसका टारगेट हासिल हो गया दीप, और 120 के उन्होंने टारगेट दिए थे। और बैंक निफ्टी का और निफ्टी का 19,800 का कॉल 75 रुपये का, वहाँ पर भी उनके टारगेट आते हुए दिखे। तो दोनों ही कॉल ऑप्शन नितिन जी के सक्सेसफुल बधाई हैं। एब्सोल्युटली। चलिए नजर रखिए बैंक्स पर मोमेंटम आ रहा है। एक बिगुल जय ठक्कर के लिए भी जय का जैकपॉट। बताया जाए। काफ़ी समय के बाद दीप ये स्टॉक इनफैक्ट रडार में आ रहा है एंड वो है वेदांता। वेदांता का आपको यहाँ पे 230 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो भी आपको मिलेगा 5 रुपये 60 पैसे पे, 5 रुपये 60 पैसे, 5 रुपये 70 पैसे पे ये ट्रेड करते हुए मिलेगा। अभी 230 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो लगाना होगा दीप, डेट कैन बी प्लेस है 3.25, 3 रुपये 25 पैसे पे एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं इसके, द फर्स्ट टारगेट विल बी 9.5, सेकेंड टारगेट विल बी 12, 9.5 और 12। ये दो टारगेट्स के लिए आपको वेदांता का 230 का कॉल खरीदना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दीप कि ऊपर में लगभग हमें 235 से 240 रुपये तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वेदांता पर मोमेंटम आ रहा है, 230 का कॉल खरीद कर जाइए। ये स्टॉक आपको और ऊपर जाने की पूरी संभावना दिखा रहा है। एक तरफ वेदांता एक्शन में दिख रहा है, पर दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर सुबह से प्रेशर बना हुआ है। बाजार की रैली में आज इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्या यह बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए परेशानी? डेज लो पर इस समय ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है। आइए एक बार समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या परेशानी है यहाँ पर? तो दीप, कल आफ्टर मार्केट एक सर्कुलर आया आरबीआई की तरफ से, जहाँ पे आरबीआई ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वर्ल्ड मोबाइल ऐप है, बेसिकली आपके जो भी मोबाइल पे बैंकिंग ऐप्स होते हैं उसमें से एक बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ऐप था, उस पर ये कंपनी अब ये बैंक नए ग्राहक नहीं जोड़ सकती है, और जो एग्जिस्टिंग ग्राहक है उनको सेवा देनी पड़ेगी और अच्छे से सेवा देनी पड़ेगी। और ये सबसे बड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में आज गिरावट देखने मिल रही है। अब आरबीआई को क्या चिंता है? आरबीआई का दरअसल कहना है कि इन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ ग्राहक जो जोड़े हैं वो गलत तरीके से जोड़े हैं। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था, वो ये भी कह रहे थे कि टारगेट पूरा करने के इस कंपनी के जो ग्राहक है उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर से फ़ोन करके ग्राहक जोड़े हैं, और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो आरबीआई को पसंद नहीं है। ये तो बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन जो इन्होंने किया है काफ़ी सारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, वो गलत तरीके से किए गए हैं, ये आरबीआई का कहना है, और इसके लिए नए ग्राहक जोड़ने से इस कंपनी को मना किया गया है। देखिए आजकल आप देखेंगे तो डिजिटल बैंकिंग पे हर कंपनी का फोकस है, हर बैंक का फोकस है। इनफैक्ट आप भी अगर आज बैंकिंग करते हैं तो कोई बैंक के जो बैंक होता है फिजिकल, वहाँ तो कोई जाता नहीं है, सबके सब डिजिटल पे ही करते हैं। और अगर डिजिटल बैंकिंग पे रोक लगाई जाती है तो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पे होगा। ऐप के जरिए आप करते हैं बेसिकली। कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। FY23 तक अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऐप पे करीब 3 करोड़ के आसपास के एक्टिव ग्राहक थे। प्रतिदिन 40 लाख के आसपास के ट्रांजैक्शन जो है वो होते थे, और बैंक का 87% जो फंड ट्रांसफ़र है वो केवल इस ऐप से होता था। इनफैक्ट आज के समय में अगर आप अकाउंट खोलने जाते हैं तो भी वो ऐप के ज़रिए ही होता है जो आपका KYC होता है। अगर नए कस्टमर्स नहीं ले जाएंगे तो फिर आप KYC कैसे करेंगे? फिर वापस वही है, फिजिकल ब्रांच में आओ और KYC कीजिएगा। तो ये एक दिक्कत की बात है। Q1 में 98% नए सेविंग और 91% नए करंट अकाउंट जो है वो इस ऐप के ज़रिए खोले गए थे। 43% टाइम डिपॉजिट जो है वो इस ऐप के ज़रिए खोले गए थे। 74% रिटेल लोन डिसबर्समेंट जो किया गया था वो भी इस ऐप के माध्यम से किया गया था। तो जो ग्राहक अभी है वो तो इसकी सेवा उठा पाएंगे, लेकिन नए ग्राहक इसके ज़रिए आप नहीं ले सकते और उनको यहाँ पे आप ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। नो डाउट बैंक का कहना है कि हम सहयोग कर रहे हैं, बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है जैसे कि डेबिट कार्ड है, व्हाट्सएप बैंकिंग है, ATM, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो मोबाइल ऐप है या फिर जो ऐप है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के कस्टमर एक्विजिशन पे देखने मिल सकता है, और ब्रोकरेज हाउस मान के चल रही है कि इसका इम्पैक्ट बैंक के एसेट लाइबिलिटी पे भी देखने मिल सकता है। और इसके लिए आपने देखा इस खबर के बाद स्टॉक की इस तरह से पिटाई हो रही है। आपको मैं एक हिस्ट्री बता दूं, आपको याद होगा HDFC में के साथ भी यही हुआ था, नए ग्राहक जोड़ने से मना किया था, उसके बाद उसकी हालत देखिए क्या हुआ था, वैसा ही हाल इनका है। और जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि नए कस्टमर्स नहीं जोड़ सकते, बट ऐप के जरिए नहीं जोड़ सकते। हाँ, उनको मेन सोर्स तो आजकल यही है। मेन सोर्स तो आप KYC भी करेंगे कहीं भी जाके आजकल, तो ऐप के जरिए लोग करते हैं, तो वो दिक्कत की बात है। ओके, तो ये है आरबीआई का बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन। आइए बढ़ते आगे, और जय पूरी तरह से एक्शन में दिख रहे हैं। पीडीलाइट, वेदांता और फिर बिगुल
जय, व्हाट डिड यू हैव इन लंच टुडे? आनंद जी आज बरीटो बोल खाया था आनंद जी मैंने। वाह, बरीटो बोल। सुमित जी देखिए क्या खा रहे हैं जय, कभी सुमित जी को भी दावत दो, आज सुमित जी का अकाउंट ओपन नहीं हुआ अभी तक, समझ रहे आप जय? चलिए बिल्कुल सब कुछ आप ही खा रहे हैं, सुमित जी के लिए भी कुछ छोड़िए, आइए जय के लिए भी कुछ, जय का जैकपॉट। सुमित जी को लगा आज सुबह मैंने दमदार परफॉर्मेंस दे दी बिग बी पर, अब आई एम डन फॉर द डे। अब सुमित जी एकदम सुबह वाली रॉयल्टी पे चल रहे हैं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। बताया जाए। बिल्कुल अनिल जी, एज अ डिस्क्लेमर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है, एंड मैं फिर से अनिल जी दे रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने 2 दिन पहले ये स्टॉक दिया था, परसिस्टेंट, इसमें एक अच्छा मूव देखने मिला, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी, और आज रीटेस्ट हो रहा है आनंद जी, जो ब्रेकआउट लेवल है, हायर लेवल से आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है स्टॉक में, बट ये ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको खरीदना चाहिए। इसका फ्यूचर्स लगभग 57.76 से लेकर 57.82 तक मिल रहा है जी, इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है नेट कैन बी प्लेस एट 5680, तो 5680 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको खरीदे। इसके टारगेट्स ऊपर में निकल कर आ रहे 5950 से लेके 6100 के। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है कि परसिस्टेंस को खरीदना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा फॉलिंग चैनल बना है, उसमें से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है, सो एट द रीटेस्ट फिर से एंट्री करने की सलाह है। आईटी इस पर रखें फोकस, परसिस्टेंट सिस्टम्स पर भी आपको रखनी है नजर, ये भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। नतीजों से पहले इन्फोसिस पर हमारा रेडार है, टीसीएस और एचएल टेक भी फोकस है, बट परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर भी आपको एक मूव आती हुई दिखेगी। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव करता है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा की अभी बात चल रही थी, एक बार सनी अग्रवाल साहब से जरा राय लेनी है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। सर बताएं, ऐप के जरिए अब ये नए कस्टमर्स ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं, आज स्टॉक की भी पिटाई हो रही है, कितना सीरियस कंसर्न हो सकता है बैंक के लिए सर? आई थिंक ये जो रेगुलेटरी एक्शन है अगेंस्ट द बैंक, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, एक टेम्पररी कहीं ना कहीं बिजनेस में इम्पैक्ट होगा, बट मुझे लगता है कि अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं ओवरऑल लोन बुक देखूं और जिस तरह से इनका कॉर्पोरेट में भी एक्सपोजर है, वो हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, रिटेल साइड में आपने फ्रेश अकाउंट एडिशन बंद कर दिए, बट जो एग्जिस्टिंग बुक है उसमें ऑलरेडी एक ऑलरेडी हमने Q2 के भी अपडेट देखे थे बैंक ऑफ बड़ौदा से, जो डिसेंट अपडेट थे। आई थिंक इफ माय मेमोरी इज राइट 14 से 15% का ग्रोथ दर्ज किया है इन्होंने एडवांसेस में Q2 के प्रोविजनल अपडेट में, और वैल्यूएशन में भी कंफर्ट है, 1 प्राइस टू बुक के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक टेम्पररी मे बी साइडवेज मूवमेंट देखने मिलेगा अगर मैं प्राइस के लिहाज से बात करूं, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा अगर ये जो बैन है मे बी अगले 1 से 2 महीने में अगर हट जाता है तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। देखते हैं कब ये हटता है, ये इंपॉर्टेंट अब रहेगी चीज इनके लिए। नॉनदलेस स्टॉक में आपको एक्शन आज कमजोरी वाला तो बनते हुए दिख ही रहा है, देखते हैं यहाँ से क्या मूव करेगा। MCX पर रखिए नजर, थोड़ी मूव फ्रेश इसमें आ रही है, हमारी खबर तो है ही, इस पर मोर भी लग गई है। 16 तारीख से ही अपने नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं। सनी सर, MCX पर कोई राय रखते हैं? नया प्लेटफॉर्म पर फाइनली लग रहा है इस बार शिफ्ट हो जाएंगे, अनलेस वीकेंड पर कुछ और अपडेट आ जाए, बट क्या राय रखते हैं सर MCX पर आप? या डेफिनेटली, आई मीन एक ही प्ले है डायरेक्टली कमोडिटी एक्सचेंज को प्ले करने का MCX, और सीड को सबको पता ही है कि पिछले 3 से 4 क्वार्टर से ये जो इम्प्लीमेंटेशन ये डिले हो रहा था, और उसी के चलते MCX ने इसका एक हर्जाना भी भरा था, जिसमें काफी हाई कॉस्ट पे एक अपना जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू किया था। और जब ये TCS प्लेटफॉर्म पे मूव हो जाएंगे तो अब दिसंबर क्वार्टर से हमें इसका जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी वो देखने मिलेगा। ऑब्वियसली कमोडिटी का जो मार्केट है एनीवे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अभी तो इंडिया में काफी नेसेंट स्टेज पे है। कमोडिटी जैसे जैसे ऐड होगी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली MCX आपके कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए लॉन्ग टर्म के एंगल से। और पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए MCX लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप देखें तो। देखते हैं अब ये नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है कंपनी के लिए। बट अच्छी खबर है, स्टॉक में भी आज आप पॉजिटिव रिएक्शन एक बनता हुआ देख रहे हैं। बट एक और काउंटर जहां पर आपको नेगेटिव रिएक्शन दिख रहा है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज थोड़े प्रेशर में आया है। सुमित जी, ये डिप पर वापस खरीदारी का मौका है BEL, या थोड़ा और कूल ऑफ होने दें? फिलहाल डेज लो पर ट्रेड कर रहा है सर।
दिवांशु, बीईएल के अंदर खरीदारी करके चलने का ही सलाह रहेगा। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, सेक्टर ओवरऑल बढ़िया है, तो बीईएल मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आने वाले दिनों के अंदर 145 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलें या फिर डिप पर खरीदारी करें, ये है आपके लिए बीईएल पर राय। जोमैटो, इस पर आपको रखनी है नजर, ये भी आपके लिए एक्शन में होने वाला है। और आज एक दमदार रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से जोमैटो पर। क्या है इनकी राय, क्या है इनका मानना, आइए एक बार जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, वैसे तो रोज खबरों में रहता है जोमैटो, अब क्या नई रिपोर्ट आई है इस पर? बिल्कुल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की एक दमदार रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उन्होंने जो टारगेट है वो 120 से बढ़ाकर 160 का टारगेट जो है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कर दिया है। अब वो टारगेट बढ़ाने के पीछे जो उन्होंने तर्क दिए हैं, उसमें सबसे पहला तर्क उन्होंने ये दिया है कि जो फूड डिलीवरी सेगमेंट का एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है, जो मैनेजमेंट ने कहा था 4 से 5% आने वाली कुछ तिमाहियों में होता हुआ दिखेगा, आने वाली 3 या 4 तिमाहियों में, उनका ये कहना है कि ये Q3 FY24 में ही कंपनी ये टारगेट जो है ये अचीव करती हुई दिखेगी। उसी के साथ साथ कंपनी का डिलीवरी के हिसाब से कंपनी बोल रही है कि जो वर्ल्ड कप और उसी के साथ साथ जो फेस्टिवल डिमांड है उसके चलते वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी आएगी। ब्लिंकिट के एडजस्टेड इबिटा लेवल पर अगर आप देखें, एडजस्टेड इबिटा लेवल पर मुनाफे के आने के लिए कंपनी बोल रही है कि Q1 FY24 में ही हो सकता है कि कंपनी यहाँ पर अचीव करती हुई दिखे। और हाइपर प्योर, वहां पर भी जिस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा जो है आपको एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ अगर आप देखें तो वहां पर -5.2% है, वो जल्द ही घटकर लगभग -3% के आसपास आता हुआ दिखेगा। इसी के चलते दिखा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बढ़िया टारगेट रेस करा। और अगर आप लगातार अब जो टारगेट्स ब्रोकरेजेस हाउस के हैं, जिसमें आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का सबसे ज्यादा 160 का होता हुआ दिखा है, वेंचुरा की बात करें तो वहां पर 156 है, एलारा 130, जेफरीज 130, मॉर्गन स्टैनली 125, तो लगभग 120 या 120 से ऊपर तो कई सारी ब्रोकरेजेस हाउस है जो बढ़िया टारगेट देती है। और कल हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी था, कल ही आपने देखा दोनों टारगेट्स भी हिट हो गए। खबर भी थी मुंबई में कुछ स्विगी के डिलीवरी बॉयज एक फ्लैश स्ट्राइक पर चले गए थे, जिसका फायदा जोमैटो को भी है। आज भी आप देख रहे हैं जोमैटो बढ़िया मूड माहौल में दिख रहा है। और 160 तक के टारगेट की बात की जाए, 160 तक के, खैर हमारे भी 150 तक के तो टारगेट, 150 के टारगेट तो हमारे हैं, हमारे से आगे निकला आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, तो फ्रेश टारगेट आ गया है। बुल केस 200 का टारगेट है उनका, बुल केस में 200, हाँ तो सही है, 200 टारगेट हाँ तो सही है, गलत थोड़ी ना। रखो आप 2 साल 3 साल, उसमें क्या है, हो जाएगा, आएंगे। वैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था दीपेंद्र गोयल साहब का, कुछ पहला और आखिरी वही था, और कहीं वो दिखे भी नहीं इंटरव्यू देते हुए। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में साफ कहा था, उस समय पहली बार ये एबिटा पॉजिटिव हुआ था जोमेटो पिछले क्वार्टर में, और तब उन्होंने ये कहा था कि भाई अभी हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं साल का, 2.5 से 3 साल में हम 1000 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, जितना अभी रेवेन्यू उतना ही प्रॉफिट होने वाली है। तो वो दिख रहा है। और अब इस बार के जो नंबर्स आएंगे ब्लिंकिट के और इनके, जो अगर वहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखा, देखिए इसका तो दिखना ही दिखना है, ब्लिंकिट का देखेंगे क्या होता है। सो आई थिंक नतीजों के पहले अच्छी 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी 10,000 करोड़, हाँ 10,000 करोड़, सॉरी, हाँ इंटू 10 कर दीजिए, बट वैसे वो आएगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है ना जोमैटो। रखिए इसको अपने रेडार पर। एक चार्ट चेक जरूर ले लेते हैं जोमैटो पर, क्योंकि वैसे अच्छे मोमेंटम में रहता है। हिमांशु जी एक बार जरा चार्ट्स देखें, आज भी 109 के लेवल पर है जोमैटो, डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है सर। चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हमारी रीसेंट रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, और मुझे लग रहा है कि वैसे भी जिस तरह से वर्ल्ड कप के माहौल के चलते भी यहाँ पर थोड़ा बहुत सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी स्टॉक को होल्ड करें, और जिस तरह का चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है 120-125 रुपए तक की अपसाइड शायद नियर टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपके पास इसमें स्टॉक में पोजीशन है तो 105 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड में 115-120 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो लगातार बार आशु सर को भी पसंद आता हुआ दिखा है, एक बार आशु सर की राय ले ली जाए, नहीं तो पता चला कि टारगेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आशु सर ने। जी सर बताएं। नहीं अनिल जी, बिल्कुल ये स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट में भी दिया, और मैं बार अनिल जी डिस्क्लेमर जरूर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। दिस इज माय वन ऑफ द रेयर इन्वेस्टमेंट जो मैंने पर्सनली निवेश किया जिसके अंदर, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए किया। अनिल जी ये मतलब ये नहीं जी, स्विगी वाली न्यूज तो देखिए बीच में आ गई, अब कल अगर आ जाएगी कि स्विगी से सारा ठीक हो गया तो क्या 10 रुपए घट थोड़ा जाएगा, तो मतलब वो उस न्यूज के चलते तो कोई मतलब ठीक है, एक स्पाइक मिल जाता है,
बट अनिल जी वैसे ही मतलब जिस तरह से कंपनी काम कर रही है और बढ़ रही है आगे आगे, एक बड़ा पुश मिलेगा, वर्ल्ड कप जरूर देगा, वो भी टेम्परेरी चीज है, लेकिन अनिल जी परमानेंट बेसिस पे जब आगे अच्छा काम करने लग जाएगी तो बहुत अच्छा चलेगा। तो इसलिए मेरे को तो लगता है प्योर डिलीवरी स्टॉक, नो स्टॉप लॉस। प्योर डिलीवरी स्टॉक, नो स्टॉप लॉस रखिए पोर्टफोलियो में, कोई परेशानी नहीं है। और काफ़ी निचले स्तर से 45-50 के लेवल से लगातार अनिल जी की तरफ से भी जोमेटो पर रिकमेंडेशन रही है, वहां से तो डबल से भी ज़्यादा आ गया है और अभी भी होल्ड करने की राय आ रही है सर की तरफ से। एक बार देख लेते हैं जोमेटो पर कब से सर का कन्विक्शन बना हुआ है। अब हम बेरिश नहीं है इन सारे स्टॉक से, अब हमें लगता है सही वैल्यूएशन पे है। तो आई थिंक अब यहाँ पर नीचे के लेवल में आपको, चाहे वो जोमेटो हो, पॉलिसी बाजार हो, नायका हो, आपको नीचे के लेवल पे अब पैनिक करके बेचना नहीं है, बल्कि पैनिक में मिले तो खरीदना है, होल्ड भी करना है और खरीदना भी। यहाँ पे भी हाँ, इसे भी आप पार्शियली मेरी बर्थडे पिक के तौर पे मान के चल सकते हैं। ये 2-4 रुपए के लिए नहीं, यहाँ से 100 और 120 रुपए तक के टारगेट के लिए जोमेटो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और बेस्ट एंट्री पॉइंट अब है, अगर 60-62 रुपए के आसपास कभी भी बाजार के मूड की वजह से खराब हो, नीचे हो, या फिर इसको ऐसा करो कि आप टुकड़ों में खरीद ले, 10% की SIP कर लीजिए। वाइडली हेल्ड स्टॉक है, ऐसा नहीं कि सबके पास है, जितना चाहो आप खरीदो, जितना चाहो बेचो, फुल लिक्विड विदाउट FNO। हाँ ये भी विदाउट FNO कमाल करेगा ये स्टॉक, किसी न किसी दिन आएगा इंडेक्स में। मेरे को तो वही स्टॉक पसंद है जो फ्यूचर में इंडेक्स में आने वाले हैं। ये आपके लिए जोमेटो अभी भी डेज हाई पर है और आराम से होल्ड करके चलिए, कोई परेशानी नहीं है। आइए 3:20 की अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी भी ले लेते हैं। डेज हाई पर है सर, डाउ फ्यूचर्स 60 पॉइंट ऊपर, 33 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। अच्छा एक्शन है आज शाम, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डेटा आएगा क्योंकि इनकी होलसेल महंगाई आने वाली है, PPI डेटा रहेगा और साथ ही फेड बैठक के मिनट्स भी आएंगे, कुछ और फेड सदस्य भी बात करने वाले, तो देखते हैं क्या आगे रेट हाइक नहीं होने पर और सहमति बनती है या नहीं। बट फिलहाल 3 दिन से पॉजिटिव है, क्या करके जाना है सर? नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लेवल पर बंद हो रहे हैं, जहां आपको ब्रेकआउट मिलता है 19,800, तो निफ्टी उससे थोड़ा सा ऊपर बंद होगा। बैंक निफ्टी भी 44,500 के ऊपर ही बंद होगा, आखिरी आधे घंटे में 44,500 के ऊपर ही रहा है, 500-510 के आसपास जो भी बंद होना है वहीं पर होता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल तो ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनाई रखी जा सकती है। डाउ फ्यूचर्स भी धीरे धीरे अपनी बढ़त बना रहे हैं, 65 पॉइंट ऊपर है, तो थोड़ी थोड़ी बढ़त डाउ फ्यूचर्स में आ रही है, 34,000 के लेवल पर वो आ चुके हैं। मेरा ये समझना है कि एक ही कंडीशन पर आपको लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बनानी चाहिए या बनी हुई पोजीशन को आगे कैरी करना चाहिए। एक तो ये कि आप एक कोई ऑप्शन जरूर खरीद कर रखें, क्योंकि इजराइल हमास वाला जो मामला चल रहा है, अचानक से कभी कोई खराब खबर आ जाए या 3 दिनों तक अमेरिकी बाजार चूंकि बढ़े एक तरफा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो उस हिसाब से 19,700 या 19,650 का एक पुट ऑप्शन लेकर आप अपने आप को हेज रखें। प्रीफरेबली 19,650 का रखना ठीक होगा ताकि सस्ता भी मिलेगा आपको। बैंक निफ्टी पर 44,200 या 44,300 का एक पुट ऑप्शन रख लेना चाहिए और आपको हेज करना चाहिए। या फिर दूसरा ये कि अगर आप ये सोचें कि 1% नीचे मिले कल निफ्टी मुझे, तो मैं और ऐड करूंगा, न कि बेच कर निकलूंगा, इतना खुला नहीं है, बट फिर भी आप वो एक सेफ्टी के लिहाज से। और बैंक निफ्टी में भी 44,500 पर बंद हो रहा है, आप ये सोचें कि 44,200 300 आएगा तो मैं और ऐड करूंगा, अगर ये आपके मन में भावना है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाए भी रख सकते हैं, फ्रेश भी खरीद सकते हैं और कल के लिए और ऐड करने के बारे में भी सोचें। और अगर थोड़ी सी रिस्क कम रखनी है ग्लोबल माहौल को देखते हुए, जो कि करना चाहिए, तो आप अपने पोजीशन को हेज करके रख लें। लेकिन ज़्यादा इसमें कोई डाउट नहीं कि एकदम ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे जो बंद हो रहे हैं, अगर थोड़ा भी सपोर्ट कल ग्लोबल से मिला तो आपकी तेजी बन जाएगी। और दूसरा, आज मैंने हीरो जीरो ट्रेड भी लिया था बैंक निफ्टी में, एक बार 25 तक पहुंचा भी, लगभग दुगुना भी हुआ, वापस लगभग उसी के आसपास है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी की वजह से आप 44,500 पे आकर इसको अटकते देखें, कल वापस से बैंक निफ्टी भी बढ़िया प्रदर्शन करके 44,700 750 तक जा सकता है, थोड़ा भी ग्लोबल सपोर्ट मिला। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। बैंक निफ्टी पर और बाजार पर रखिए नजर। हमारी एक और खबर पर आज मुहर लगती हुई दिख रही है। कैबिनेट ने लिथियम एक्सट्रैक्शन पर 3% की जो रॉयल्टी है उसको मंजूरी दे दी। हमने आपको सुबह एग्जैक्टली यही खबर दी थी और ये आपके लिए आती हुई दिख रही है। 3% की रॉयल्टी को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। नजर रखें नैल्को और साथ ही हिंदुस्तान कॉपर, ये दोनों कंपनीज बड़ी बेनिफिशियरी होंगी इस खबर का। इनके जो यूनिट है कबाल
वो इसके एक्सट्रैक्शन पर भी काम करने वाली है। तो अच्छी खबर आ रही है और मंजूरी भी मिल गई है। हमारी खबर पर मुहर भी आपको लगती हुई दिख रही है। नाल्को इस समय कुछ नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर थोड़ी देर पहले एक्टिव था, उसके बाद हल्की नरमी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। और इस बीच हिमांशु जी तैयार है, एक बिगुल उनके लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, सीमेंट एज अ स्पेस आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और यहाँ पर अंबुजा सीमेंट एक अच्छा लगता है कि एक बेस बना चुका है और जिस तरह से स्टॉक में क्लोजिंग हो रही है, मुझे लगता है यहाँ पर एक बीटीएसटी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 454 455 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट्स में बीटीएसटी ट्रेड लेकर चलने की सलाह रहेगी। 442 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लेकर चलने की सलाह। आइए अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष के पास है कुल मिलाकर आधा दर्जन स्टॉक बैन में, है ना आशीष? बिल्कुल सर। तो पहले तो ये बताओ कोई निकलने वाला है? 2 स्टॉक है निकलने के लिए, लेकिन लिस्ट कम नहीं होगी। लिस्ट 6 की जगह अब आपको कल 7 स्टॉक दिखेंगे। ओके, बढ़ाने वाले ज्यादा हैं। हाँ। पहले तो ये बताइए कौन से बताएंगे, पहले आने वाले या जाने वाले? जाने वाले बता देता हूँ। कंफर्मेशन आ गया, डेल्टा कॉप का पोजीशन जो है 80% से नीचे आ गई है। प्रिसाइजली बता रहा हूँ 79.97% है, पक्का बाहर आ जाएगा। MCX है, लेकिन यहाँ पर देखिए सर 6 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। पोजीशन है 80.11%। कई बार स्टॉक जो है ना 80.02% पे भी रुक जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि समय थोड़ा सा बचा हुआ तो हो सकता है कि ये भी स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। तो 2 स्टॉक तो पक्का है जो बैन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसके सामने एंट्री करने के लिए 3 स्टॉक है हमारे पास। सबसे पहले आप देखिए इंडिया सीमेंट 105% हो गई पोजीशन, निश्चित हो गया स्टॉक बैन में आएगा। बलरामपुर चीनी कल भी प्रयास कर रहा था, 92% के आसपास थी पोजीशन, अब बढ़कर हो गई है 103%। और तीसरा स्टॉक है जिसकी चर्चा भी अभी हो रही थी, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर भी राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ 100% हो गई है मार्केट रेट पोजीशन लिमिट। तो इंडिया सीमेंट, बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में एंट्री करेंगे। बाहर निकलेगा MCX, डेल्टा कॉप, और एंट्री के लिहाज से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, माफ कीजिएगा ऑलरेडी जो बैन में है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस, मनप्पुरम और PNB, ये बैन में बने रहेंगे। 4 तो बने रहेंगे। इंडिया सीमेंट, बलरामपुर चीनी फिर से बैन में आने की तैयारी में आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। मनापुरम का तो है ही, खैर बैन में है ही, और हिंद कॉपर भी लगभग तैयार है। 2 तो आ ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं, हो सकता तीनों ही आ जाए और 2 बार निकल सकते हैं। एक तो पक्का ही निकलेगा डेल्टा, और बाकी दूसरा आपका MCX बॉर्डर पर है। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। ओपन करते हुए सुमित जी बताएं सर। जी अनिल जी, आज मार्केट में मोमेंट बहुत डल है, तो कुछ खास स्टॉक्स मिले नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा शांति रख के आराम से बैठेंगे। सो फाइनली जाते जाते एक स्टॉक रडार पे आ गया। तो एक सेल साइड का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1153 रुपया, 1154 रुपया, 1153 1154 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कोरोमंडल। कोरोमंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर है, लास्ट 2 दिनों के लो आज स्टॉक ब्रेक कर रहा है। कोरोमंडल में यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है और 1-2 दिनों के अंदर नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कोरोमंडल में नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1125 रुपए से लेके 1115 रुपए तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 1174 1175 के पास है, तो 1175 के स्टॉप लॉस से कोरोमंडल में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1125 1115 ये लेवल नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं, तो बिकवाली करें कोरोमंडल में बिकवाली करें, ये राय 1125 1115 के टारगेट के लिए आती हुई। पिछले 2-3 मिनटों में एकदम से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा उछाल आया 50 पॉइंट का, 44,490 से 44,540, 50 पॉइंट की एकदम से तेजी बनती हुई दिखी पिछले 2-3 मिनटों में। तो आखिरी मिनटों का जो बैंक निफ्टी का एडजस्टमेंट है कॉल पुट का, वो चलता हुआ दिख रहा है दीप, ये देख सकते हैं आप। आइए बढ़ते आगे, और HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC AMC के नतीजे आएंगे कल, कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए तैयार है वरुण बताइए। तो अनिल जी नंबर्स तो ठीक ठाक रहेंगे। बाजार अगर आप देखेंगे तो मिला जुला रहा है पिछले क्वार्टर में, तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज़ में आपको देखने मिलेगा। मार्जिन्स में मामूली बढ़त होने वाली है, इक्विटी यील्ड जो है उसमें थोड़ी नरमी होगी, अन्याय स्थिर रहने वाली है। कंपनी का जो कुल AUM है उसमें 8 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। रेवेन्यू 15.5% बढ़ेंगे 630 करोड़, एबिटा 19% बढ़ेगा, एबिटा मार्जिन में 2% की बढ़ोतरी का अनुमान है, और मुनाफा 17% बढ़ के 425 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो ठीक ठाक नतीजे रहेंगे, और नतीजों के पहले याद रखिएगा काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, तो लेट्स सी कैसे नतीजे आते हैं। तो ये है आपके लिए HDFC AMC आज हल्की नरमी के साथ ही आपके लिए बंद होते हुए दिख रहा है।
आइए फिर फाइनल क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आई थिंक तेजी का चौका हमारे बाजार आपको लगाने की तैयारी में दिख रहे हैं। बढ़िया एक्शन रहा है आज भी, ग्लोबल मार्केट्स का भी पूरा सहारा है, हमारे बाजार भी अच्छे मूड में आपको दिख रहे हैं। 4% ऊपर आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प बंद हो रहा है। आई थिंक CLSA की तरफ से एक अपग्रेड भी आया है आज दोपहर को कंपनी के लिए और साथ ही टारगेट भी बढ़ाया गया है। नतीजों से पहले TCS थोड़ी नरमी के साथ, बट इन्फोसिस और HCL टेक यहाँ पर थोड़ा एक्शन आपको बन रहा है। विप्रो सबसे ज्यादा एक्टिव था लार्ज कैप IT में, 3.25% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर, HUL 1.5% ऊपर, HDFC बैंक 1% ऊपर, ITC भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर। ये सारे दिग्गज स्टॉक्स में आपने खरीदारी देखी है और निफ्टी की जो 125 अंकों की तेजी है उसमें इनका बड़ा योगदान था। M&M अच्छी तेजी में ये बना हुआ है। NTPC लगातार एक्शन में है। डिवीज, कोटक बैंक, आइशर, भारती एयरटेल, JSW स्टील, एक्सिस और हिंडाल्को यहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखी है। 10 निफ्टी स्टॉक्स ही हैं जो नरमी के साथ बंद हो रहे हैं। HCL टेक में थोड़ी गिरावट है, TCS में आपको थोड़ी नरमी दिख रही है, कोल इंडिया, इन्फी, टाटा स्टील, LTI, माइंडट्री यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट आपको आती हुई दिखेगी। वायदा कारोबार की तरफ आइए। वोडाफोन आइडिया 7% माफ कीजिएगा 7.25% ऊपर ये काउंटर है और इंडस टावर्स में भी आप अच्छी मूव दिख रहे हैं, 2.5% ऊपर। अभी आशु जी के भी रेडार पर था। सिटी यूनियन बैंक कल 7% दौड़ने के बाद आज 4.5% ऊपर गया है। जबरदस्त रैली इस काउंटर ने पिछले 2 दिनों में आपको दिखाई है। इसके अलावा आप एक्शन देख रहे हैं रैमको सीमेंट और ग्रासिम, ACC, अंबुजा, सारे सीमेंट स्टॉक्स एक्शन में। इंडिया सीमेंट्स की भी अभी बात चल रही थी। यूनाइटेड स्पिरिट सुबह से ही रेडार पर है, ये भी 2% ऊपर है। मदरसन 2 दिनों से इसमें अच्छी तेजी आई है। टाटा केमिकल्स जो हमारी खबर है, सोडा ऐश के दाम ऊपर जाने वाले हैं। टाटा केमिकल्स, DCW दोनों पर रखिएगा नजर रखिए पिडलाइट पर, साथ ही PNB, TVS मोटर्स जहां पर एक दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। मुथूट, JK सीमेंट, अशोक लेलैंड, डिक्सन टेक, IDFC और IDFC फर्स्ट भी। गिरावट बैंक ऑफ बड़ौदा जो नए ऐप के जरिए नए कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग पर रोक लगी हुई है। ICICI प्रू पर प्रेशर है। कोरोमंडल जहां पर सुमित जी की सेल कॉल थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रोपोलिस, कोफोर्ज, RBL बैंक, एबट, ग्रैन्यूल्स, कॉनकॉर, इप्का लैब्स, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको वीकनेस दिखी है। मिड और स्मॉल कैप्स यहाँ पर भी आज आपको एक जबरदस्त एक्शन वाला दिन दिखा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 11% ऊपर, QIP का दाम सेट किया है। तानला प्लेटफॉर्म्स, वेल्सपन इंडिया और वेल्सपन कॉप, KPIT टेक जहां पर एक अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी। BSC लगातार एक्शन में, आज भी 3.5% ऊपर गया है। JK पेपर, कल्याण ज्वेलर्स, लाइफ हाइपर है, इंडियन बैंक, ये भी कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने तेजी देखी है। ब्रॉड बेस्ड एक्शन अनिल जी, आधे से 0.5% ऊपर आपको अक्रॉस इंडस्ट्रीज में गेन्स आती हुई दिखी हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 19,800 के ऊपर आपको निफ्टी की क्लोजिंग दिखी है, 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी की। जैसे हम बात कर रहे थे कि क्लोजिंग आपको दोनों ही बड़े लेवल के ऊपर ही आती दिखेगी और वैसा होता हुआ दिख भी रहा है। ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग, अभी थोड़ी देर में आएगी, लेकिन 19,800 और 44,500 के आसपास ऊपर ही मिलेगी, आप ये निश्चिंत रहें। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। स्टॉक का ग्लोबल खतरा फिर से सर पर मंडराने लगा है। लेसेंट की एक रिपोर्ट माने तो 2050 तक स्ट्रोक से होने वाली मौत का सालाना आंकड़ा 1 करोड़ तक जा सकता है। खास तौर से लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में इसका खतरा है ज़्यादा। ऐसे में शाम 6 बजे हमारी होगी यही खास चर्चा का विषय, स्टॉक के बढ़ते खतरों पर। भारत में स्टॉक को लेकर क्या है स्थिति जानने की कोशिश करेंगे, बचाव पर एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। ये हमारा विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। डॉक्टर अपर्णा जायसवाल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस से, और इसके अलावा हमारे साथ जो जुड़ेंगे डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट वो भी हैं, और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जाने माने फिजिशियन है। इन तीनों के साथ करेंगे मुलाकात, बात और चर्चा। नई महामारी स्ट्रोक की बारी, स्ट्रोक से होने वाले जो जान के नुकसान है उस पर होगी हमारी विशेष चर्चा। सितंबर महीने में SIP योगदान ने अब तक का सर्वाधिक 16,000 करोड़ का आंकड़ा किया है पार। वहीं म्यूचुअल फंड से 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। एमफी ने सितंबर महीने के जो आंकड़े जारी किए उसमें स्मॉल और मिड कैप शेयरों में इन्वेस्टमेंट आता दिख रहा है और लार्ज कैप में से अभी भी सुस्ती है। समझेंगे इस डेटा की क्या है मायने। शाम 6:30 बजे SIP धुआंधार, मुनाफा अपार। फिरोज अजीज साहब देंगे साथ अंदाठी वेल्थ से। क्षितिज महाजन जुड़ेंगे CEO कंप्लीट सर्कल वेल्थ से आज शाम 6:30 बजे मनी गुरु में। और रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी तो इजराइल पर ही होगी। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया की नजरें वहीं हैं। इजराइल पर हमास के हमले से पूरी दुनिया चौंकी हुई है और देश भर में लोग यही सोच रहे हैं कि दुनिया भर में लोग यही सोच रहे हैं कि अगर उनके यहाँ ऐसा हो तो क्या होगा। भारत में भी ऐसे कई खतरे हैं, इसलिए भारतीय सेना ने हमास हमले की स्टडी शुरू कर दी है। आज हमारी कवर स्टोरी इसी पर होगी कि आतंकी हमले से क्या सबक सीखे जा सकते हैं और ऐसे हमलों से निपटने की क्या है तैयारियाँ। हमास का हमला भारत के लिए सबक, ये हमारी आज की कवर स्टोरी है रात 8 बजे की, मिस मत कीजिएगा।
आइए आज की क्लोजिंग बेहद शानदार 19,800 के ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ 119 पॉइंट ऊपर 19,809 और बैंक निफ्टी भी 172 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ 156 अंक ऊपर बंद होता हुआ 44,516 15-16 पॉइंट ऊपर ये बंद हुआ है। 19,811 पर बंद होता हुआ निफ्टी भी और 393 अंक मजबूत बंद होता हुआ सेंसेक्स आप देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स 60 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 45 पॉइंट ऊपर है और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी देखें तो एक्शन रहा है भरपूर, जहां मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत बंद हुआ है और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% मजबूत हुआ है और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बीएसई पर रही है पूरे 2,500, एनईसी पर पूरे 1,500, कमजोर शेयर बीएसई पर 1,500 से नीचे और एनएसई पर 750 से नीचे। समझ सकते हैं एक कमजोर शेयर के सामने दो मजबूत शेयर आज मार्केट के मूड को पॉजिटिव दिखाते हुए इस पॉजिटिव मूड के साथ विदा लेने का वक्त है। धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चारों ही हमारे मुंबई से बाहर के मेहमान हैं। सचिन जी वाले पुणे से हैं, बाकी तीनों दिल्ली से। आशु जी का बताना ही मुश्किल है, दिल्ली है, मुंबई। आशु जी मतलब पूरी दुनिया भर के माने जाएंगे। हाँ, बाहर भी बहुत अपने बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं भी करते रहते हैं। तो आशु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी और साथ ही सुदीप शाह साहब और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात। तैयार है हमारे साथ मृत्युंजय एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, मंडे को बड़ा एक्शन, ट्यूसडे को सुस्ती और वेडनेसडे को मार्केट एक बार फिर से एक्शन की तैयारी कर रहा है। और सुस्ती मानी जाए चार्ट के हिसाब से बिल्कुल। तो चांदी में इस वक्त करीब 700 रुपए की तेजी है। गोल्ड इस वक्त करीब 200 से 250 रुपए ऊपर है। तो अब सवाल ये है कि क्या जो आज की ये रैली है ये कंटिन्यू रहने वाली है? क्या आपको इस भाव पर बाइंग करनी चाहिए या अभी थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा?